नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज अपनी ये फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की सेकंड क्लास है। पिछली जो क्लास में हमने पढ़ा है उसको रिवीजन करेंगे क्योंकि रिवीजन अपने लिए मस्ट है। पिछली जो क्लास देखी है, जिन बच्चों ने उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, किसी भी बच्चे का कोई सिंगल डाउट नहीं है और अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और मेरा जो मकसद है वो ये है कि आपका एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन भी गलत ना हो। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको क्लास की पीएनजी फाइल प्रोवाइड करवा रहा हूँ। फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड जो क्लास में कराएंगे उससे रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन, फिर उसी टॉपिक से संबंधित आपको मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन आपको दिखाए थे, अभी एक बार फिर से दिखाता हूँ कि आज की क्लास के जो 30 क्वेश्चन हैं, वो किस प्रकार के क्वेश्चन आएँगे। आप बाकायदा देख सकते हो कंप्यूटर क्लास नंबर 2 क्वेश्चन पीडीएफ। ये पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्लास खत्म हो जाए जस्ट उसके बाद आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। आपको क्या होगा कि इसका बेनिफिट क्या है, क्लास की पीडीएफ पढ़ ली। पीडीएफ पढ़ने के बाद जो क्लास की पीएनजी फाइल है उसको पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चनों को करोगे ना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज किस प्रकार की है। ये तो फर्स्ट चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है। लेकिन जैसे-जैसे आप आगे बढ़ोगे सिलेबस में, तो आपको रियलाइज़ होगा कि क्वेश्चनों का लेवल आते हुए क्वेश्चन भी पेपर में गलत हो जाते हैं क्योंकि सारा खेल होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंजेज़ आएगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ इसी क्लास के साथ। और ऐसे ही हमें अपना कंप्लीट सिलेबस करना है। पहले टॉपिक किया, टॉपिक के जस्ट बाद आपको पीडीएफ पढ़नी है, पीडीएफ के बाद आपको वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने हैं और फिर आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, कुछ एक बच्चों के जैसे कमेंट थे कि सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? तो पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन वाला है ना, वहाँ पर आपके लिंक है एक ऐप का, अपनी ऐप, नाम है जिसका वीर कॉन्सेप्ट, ठीक है? वीर कॉन्सेप्ट ऐसा लोगो दिखेगा आपको, उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर कंप्यूटर का फाउंडेशन बैच के नाम से एक बैच बना रखा है। बहुत ही नॉमिनल चार्ज है जिसमें मैं आपको सारी थ्योरी की पीडीएफ, वन लाइनर क्वेश्चन और उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उस टॉपिक से संबंधित कम से कम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन पा रहे हैं, मान के चलो इस टॉपिक से रिलेटेड 50 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो वो मैं आपको वहां से प्रोवाइड कराऊंगा। यानी कि कंप्लीट कंप्यूटर को हम धो देंगे, एक एक चीज को हम पिकअप करके और आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। बस आपका और अपना ये सहयोग कुछ इस प्रकार से बना रहे कि क्लास देखने के बाद आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया और हम जो पढ़ रहे हैं उसका हमें बेनिफिट मिल रहा है, हमने क्वेश्चन भी लगाए और हमारे क्वेश्चन भी हो गए। अच्छा, एक जो डाउट इन फ्यूचर बन सकता है बच्चों का, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट कर देंगे कि सर क्वेश्चनों के आंसर नहीं दे रहे आप। नहीं दूँगा। क्यों नहीं दूँगा? क्योंकि बच्चा, मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है कि जो मैं क्लास में कंटेंट करूँ तो मेरा मेरे से पढ़ा हुआ बच्चे के वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो। अपनी आदत यही है, हम पढ़ लेते हैं, ध्यान नहीं देते कि पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर हमें करना क्या है? तो वही चीज़ मैं आपको रियलाइज़ कराने वाला हूँ। वो आपको 4, 5, 6 क्लासों में रियलाइज़ हो जाएगी कि भई हाँ, ध्यानपूर्वक क्लास को अटेंड करेंगे तो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट होगा। आंसर दे दूँगा बराबर में, आप पढ़ के आगे फिर बढ़ जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए, मैंने आपको विश्वास दिलाया है कि कंप्यूटर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, उस प्रॉमिस पे बिल्कुल खरे उतरेंगे, लेकिन मैं आंसर नहीं दूँगा। साथ में क्लास को ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए, कोई चीज़ ना समझ में आए तो फिर से क्लास में आ जाना, क्लास से बाहर वो क्वेश्चन नहीं होंगे। और कुछ एक क्वेश्चन ना बार-बार रिपीट भी होंगे, कुछ एक रह भी जाएँगे तो मैं अगले टॉपिक में डाल दूँगा, क्योंकि पीछे वाले से रिलेट करेंगे। क्लियर है भाई? तो अब स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ, और पीछे वाला क्विक रिवीजन। मैंने इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको बताया कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछी जाती है, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली या पर्पजली यूज्ड फॉर, लास्ट के 3 अक्षर, टेक्नोलॉजिकली या फिर टेक्निकल, एजुकेशनल और रिसर्च पर्पज के लिए इसे हम यूज करते हैं। फिर हमने देखा कि कंप्यूटर के जो नाम है कंप्यूटर वो कहाँ से उठा है। 2 लैंग्वेज थी, लैटिन ग्रीक भाषा और दूसरी अंग्रेजी। लैटिन भाषा के कंप्यूटर और अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट। कंप्यूटर और कंप्यूट इन दोनों का मतलब होता है गणना करना। तो शाब्दिक अर्थ क्या बना? गणना करने वाला, गणना करने वाला यंत्र बोल दीजिए। और हिंदी में क्या नाम है? सैगणक, अभिकलिक और ये अभिकलितर, अभिकलक और अभिकलितर, और इन दोनों का मतलब क्या होता है? गणना करना। ऐसे हर क्लास के बाद, जैसे मान के चलो 5वीं क्लास किसी टॉपिक में होगी ना तो 4 क्लास का रिवीजन करेंगे, बिना रिवीजन करे आगे नहीं बढ़ेंगे। वर्ल्ड कंप्यूटर डे, वर्ल्ड लिटरेसी डे क्यों बनाते हैं? कंप्यूटर के प्रति साक्षरता बढ़ाने के लिए 2 दिसंबर को बनाया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा 2001 में इसकी शुरुआत की गई। यह दिवस लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी और कंप्यूटर स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। 2024 का जो थीम था, डिजिटल साक्षरता के माध्यम से पीढ़ियों को सशक्त बनाना। फिर है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज है। किस वजह से?
कंप्यूटर के क्षेत्र में ड्रास्टिक चेंज लेके आए थे, क्योंकि इन्होंने जो मॉडल दिया था, इन्होंने जो इंजन दिया था, वो एक तो प्रोग्राम्स बेस्ड था, दूसरी बात वो आगे चलकर जो कंप्यूटर आएंगे उनका आधार बना के दे देते हैं, आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत कर देते हैं। तो इस वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। 1822 में डिफरेंस इंजन देते हैं, 11 साल बाद 1833 में एनालिटिकल इंजन देते हैं। इसी एनालिटिकल इंजन के लिए इनकी फ्रेंड इनसे बेबी से लव करती थी, एडा लवलेस, ऐसे याद करवाया था, जिन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा। किसके लिए लिखा? 1833 में आए एनालिटिकल इंजन के लिए। इस वजह से इनको मदर ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी, फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर और फर्स्ट प्रोग्रामर के नाम से इनको जाना गया। फिर हमने देखा कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है? एलन ट्यूरिंग। कौन है? एलन ट्यूरिंग, जिन्होंने ये इस प्रकार की ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया था। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर बहुत सारे हैं इन्वेंशन करने वाले, लेकिन उनको हम करेंगे हिस्ट्री, जनरेशन एंड क्लासिफिकेशन। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है? सैमन करे। करे से याद रखेंगे, इन्होंने करे 1 नामक पहला सुपर कंप्यूटर दिया था। कौन सी कंपनी ने दिया था, वो सारी चीजें आ जाएगी। कंप्यूटर की डेफिनेशन में हमने देखा कि कंप्यूटर एक तीव्र गति से गणना करने वाली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो यूजर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, ह्यूमन और रोबोट या फिर मशीन। यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट, ये इनपुट होगी, उस पर प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना में हमने पढ़ा कि भी जो इनपुट दे रहे हैं वो इनपुट डिवाइस से, प्रोसेसिंग होगी प्रोसेसर से, और आउटपुट डिवाइस से हमें आउटपुट मिल जाएगी। फिर ये प्रॉपर डेफिनेशन बन गई, यह कच्चे आंकड़े रो फैक्ट्स और को इनपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त करता है। निर्देश सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब जो उस पे हम कमांड देते हैं के अनुसार प्रोसेस करता है और अंत में हमें सूचना आउटपुट प्रदान करता है, ठीक है। और वो यूजर को आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आउटपुट प्रदान कर देता है। इस कार्य को करने के लिए सॉफ्टवेयर आउट और हार्डवेयर दोनों का यूज करते हैं, जिसको मैंने ह्यूमन वेयर एक शब्द भी बताया था, वो आपने क्वेश्चन देखा भी होगा। और 3 इसके स्ट्रक्चर बन गए, 3 इसमें बुनियादी स्टेप हो गए, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। 3 ऑपरेशन इसमें शामिल है। यूजर आपका इंसान भी हो सकता है, रोबोट या मशीन भी हो सकती है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कैप्चा। कैप्चा की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल अस, क्या बताती है? कंप्यूटर और ह्यूमन अपार्ट है, दोनों अलग अलग है। यह एक मतलब क्या है? एक चैलेंज रिस्पॉन्स टेस्ट है। कंप्यूटर का आविष्कार 2003 में 4 साइंटिस्ट, मैंने बताया था, क्या बताया था कि मेरा बलमा गोंद जीतना चाहता है और ये जान लगा देगा और ऊपर सबसे ऊपर आएगा, कुछ ऐसा लिंक बना के पढ़ लेना इन नाम को। ये पेपर में पूछे नहीं गए, पेपर में फुल फॉर्म पूछी गई थी। स्ट्रॉन्ग कैप्चा हम कौन से यूज करते हैं? रीकैप्चा, रिवर्स कैप्चा और अनकैप्चा यानी कि न्यू कैप्चा। ये कॉमनली यूज्ड कैप्चा है, टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो बेस्ड। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक हमने पढ़ लिया। तो ऐसे हर क्लास की स्टार्टिंग में हमें पिछला रिवीजन करना है। आपको क्लास के एंड में करना है, स्टार्टिंग वाला मैं करवा दूंगा, ठीक है। और क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना। आईपीओ क्या है? इनपुट आउटपुट डायग्राम, जिसमें हम देखते हैं कि भाई इनपुट में इनपुट डिवाइसेस शामिल होगी, प्रोसेसर में प्रोसेसिंग को करने वाले उस स्टेप को देखेंगे हम, और आउटपुट में हम आउटपुट डिवाइसेस को ही पढ़ते हैं। तो आईपीओ क्या है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट के बेसिक 3 ऑपरेशन है जो कंप्यूटर के द्वारा उसके बुनियादी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनपुट को अच्छे से पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं भाई? इनपुट को, कि आखिरकार इनपुट है क्या। तो इसने कहा है कि इनपुट से उपयोगकर्ता मतलब यूजर, जो कौन हो सकता है? रोबोट या मशीन भी हो सकता है ना। उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कैप्चा नामक डिवाइस को, जो 2003 में प्रचलन में आई थी और पहला वर्जन आ गया था 1991 में। कह रहा है कि यूजर से आंकड़े, डाटा लेता है, यूजर से क्या लेता है? डाटा लेता है, और निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग के लिए एक संगठित तरीके से लिया जाता है। मतलब कि जो आप डाटा, पता लग गया कि इनपुट में 2 चीजें रहेगी, एक तो डाटा रहेगा और एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेंगे। उनको व्यवस्थित ढंग से लेगा और फिर उस व्यवस्थित ढंग से लिए गए डाटा को प्रोसेसिंग करके फिर आउटपुट आ जाएगी। तो इनपुट में क्या दिया जाता है? यूजर के द्वारा आंकड़े तथा निर्देशों को प्रोसेसिंग के लिए संगठित मतलब इकट्ठे तौर पर व्यवस्थित तरीके से लिया जाता है। यह कार्य इनपुट डिवाइसेस के द्वारा होता है। यह कार्य कौन करेगा? इनपुट डिवाइसेस के द्वारा किया जाता है, जिसमें आपने सुना होगा कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट प्लस में पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक है ना, मिडी है। आप बहुत सारे इनपुट, आपने कोई स्कैनर देखा होगा, बहुत सारे इनपुट डिवाइस है जिनको हम डिटेल से पढ़ेंगे हार्डवेयर वाले पार्ट में। तो कह रहे हैं कि इनपुट में आपने डाटा और आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए हैं इनपुट डिवाइस के माध्यम से। इनपुट कंप्यूटर सिस्टम में आंकड़े, यही बात फिर से आ गई, में आंकड़े और इंस्ट्रक्शन को दर्ज करने के लिए प्रक्रिया है। इनपुट का मतलब क्या है भाई? आंकड़े। भाई कंप्यूटर करेगा क्या? अक्सर कंप्यूटर कोई बेसिक कैलकुलेशन करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, गणना करेगा। किसकी गणना करेगा? जो यूजर के द्वारा दिया जाएगा। यूजर के द्वारा जो कंप्यूटर को दिया जाएगा उसी को तो क्या कहते हैं?
इनपुट कहते हैं। तो इनपुट में देते क्या है सर? सर इनपुट में डाटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं, डाटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं। इस वजह से कह सकते हैं इनपुट के निम्न दो भाग है। कौन कौन से है जी? एक तो है जी आपका डाटा, रो फैक्ट्स आंकड़े बोलते हैं, और दूसरा है जी आपका इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश। क्या बोलते हैं? निर्देश बोलते हैं। चलो वन बाय वन करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला कौन सा है जी? डाटा, आंकड़े। आंकड़े क्या होते हैं समझो, एग्जाम्पल दे रखा और इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। आप देखिए जो ये एग्जाम्पल लिया था मैंने, 2 + 3 = 5, 2 + में 3 बराबर कितना है? 5। आप ध्यानपूर्वक देखो, इसमें जो आप पहले तो ये बताओ कि यहां से लेकर अगर मैं इस पूरे को दो कैटेगरी में डिवाइड करूं तो ये तीन कैटेगरी में डिवाइड करूं तो ये यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या है? आप कहोगे सर ये पूरा क्या है? ये पूरा इनपुट है। यहां से लेकर यहां तक क्या है जी? इनपुट है। ये आपका प्रोसेसिंग है और ये सर आपका आउटपुट है। लेकिन प्रोसेसिंग और आउटपुट को तो हम नहीं देखने वाले, क्योंकि हम तो एक बार इनपुट को देख रहे हैं। तो इनपुट में सर ये पहला यहां से जो आपने रेड ऐसे सर्कल किया है, ये क्या है? ये इनपुट है। ये क्या है? इनपुट है। इस इनपुट में दो चीजें आपको दिखाई दे रही होगी, दो एक जैसे। ये तो भाई क्या है? अल्फाबेट हो गई। ये क्या हो गई? अल्फाबेट। ये 2 है और ये 3 है, और ये फिर यहाँ एक प्रोसेसिंग है। लेकिन ये कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक ये क्या है सर? ये आपकी इनपुट है। बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा पढ़ाने वाला हूं जिसके बाद आप इस कंप्यूटर को पढ़ाने लग जाओगे। ये मेरा आपसे वादा है। इस कंप्यूटर को आज जो आज सीखने आए हैं ना बच्चे, और जिसमें बोलने की स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल जिसकी अच्छी है, वो इस सब्जेक्ट को पढ़ाने लग जाए तो बता देना। इस प्रकार से मैं आपको टीच करने वाला हूँ। तो मैंने क्या कहा, पेपर में क्वेश्चन तो गलत होगा ही क्या? तो ये प्रोसेसिंग या आउटपुट, लेकिन इस इनपुट में हमने देखा इनपुट में कुछ एक जैसे दो चीजें नजर आई। सर ये तो कोई डाटा हो गया और ये कोई इंस्ट्रक्शन हो गई। तो इनपुट के दो भाग होते हैं, ये 2 और 3 क्या है सर? ये 2 और 3 तो आपके डाटा। इस ध्यानपूर्वक देखेंगे तो डाटा में क्या दिखाई दिया सर? 2 और 3 आपके क्या है? डाटा है। 2 और 3 क्या है? डाटा है। और ये जो प्लस का निशान है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश कहेंगे। बताओ ये बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है। कच्चे आंकड़े, रा फैक्ट्स। कच्चे आंकड़े मतलब रा फैक्ट्स, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। अगर यहां मैंने 2 और 3 लिखा है, अगर मैं कहूं 2 और 3 है, तो इनका अपने आप में कोई मतलब नहीं है। 2 और 3 तो ये संख्या हो गई। कब तक? जब तक मैं ये ना कहूं भाई 2 + में 3 करके बताओ। जब तक मैं ये ना कहूं कि 2 < 3 है। जब तक मैं ये ना कहूं कि भाई सर 2 को 3 में से घटा दो, 2 को 3 में से घटा दो। अगर मैं ये ना कहूं कि सर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, अगर मैं ये ना कहूं सर 2 को 3 से भाग कर दो, जब तक इन पे कोई इंस्ट्रक्शन ना दी जाए, तो ये आपके रो फैक्ट्स, कच्चे आंकड़े हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता। बोलिए ये बात समझ में आई क्या? आपसे पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि इनपुट पे क्या दिया जाता है, तो हम कहेंगे इनपुट पे आपका क्या दिया जाता है? डाटा और इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। जो डाटा आपका होता है वो रा फैक्ट्स होते हैं, कच्चे आंकड़े होते हैं, जिनका अलग अलग कोई अर्थ होता ही नहीं। लेकिन इन पे कोई अगर हम इंस्ट्रक्शन दे दे, जैसे भी जोड़ना है, घटाना है, तुलना करना है, तब हम कह सकते हैं कि भाई अब ये कोई एक मीनिंग निकालेंगे। समझ गए इस बात को? तो कच्चे आंकड़े, रो फैक्ट्स, जिसका कोई अर्थ नहीं होता या जिसकी सभी के लिए अलग अलग अर्थ हो, सभी के लिए अलग अलग अर्थ हो, है ना, उन्हें आंकड़े या डाटा कहा जाता है। सर अलग अलग अर्थ कैसे? देखो, जैसे मैं किसी का नाम लिखता हूं, मैंने लिखा राम, है ना, मैंने लिखा राम, मैंने लिखा श्याम, मैंने लिखा श्याम, मैंने लिखा वीरकरण, मैंने लिखा वीरकरण, ठीक है, ये मैंने नाम लिखे, कुछ नाम लिखे, इटिस, ये मैंने कुछ नाम लिखे। अब बताइए इनका अलग अलग अर्थ है। राम हो सकता है राम और श्याम दोस्त हो, और भगवान श्री राम थे जो दशरथ नंदन, दशरथ के पुत्र थे, है ना, माता सीता के हस्बैंड थे, लक्ष्मण के भ्राता थे, है ना, और रावण का वध करने वाले थे। समझ गए इस बात को? लेकिन अलग अलग इनके मतलब निकल रहे हैं। श्याम, श्याम मेरा एक दोस्त है, घनश्याम नाम उसका, श्याम श्याम कहते हैं उसे, है ना। श्याम हमारे परिवार में एक रिश्तेदार में एक बटाऊ भी है, बटाऊ समझते हो ना, ठीक है। और श्याम हो सकता है किसी की बेटा भी हो। वीरकरण तुम्हारे सामने खड़ा है, लेकिन ये वीरकरण किसी का भाई भी है ना, किसी का दोस्त भी है, किसी का हस्बैंड भी है, किसी का बेटा भी है ना, किसी का पड़पोता भी है, किसी का पापा भी है। समझ गए इस बात को? किसी का बॉयफ्रेंड भी है। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब ये है, मजाक कर रहा था, ये कहने का मतलब ये क्या, इनका सबका अलग अलग मतलब है। ठीक उसी प्रकार से नंबर का मैं लिखूं तो मैंने कहा कि जैसे 2, 3, 4, 5, 6, है ना, कितने भी नंबर लिखो, बताइए क्या अब इनका अपने आप में कोई अलग अलग मतलब नहीं है? सर 2 एक इवन नंबर है, सर 3 आपका ओड नंबर है, 4 सर आपका इवन नंबर है, लेकिन सर 2 आपका क्या है? 2 आपका अभाज्य संख्या है। समझ रहे हो? 3 आपकी अभाज्य संख्या है, 4 आपकी भाज्य संख्या है। तो अलग अलग मतलब है। सर 2 को 3 से गुना कर दो, सर 2 को 3 को जोड़ दो, 3 में से 2 घटा दो, सर 2 < 3 है। समझ पा रहे हो?
इस प्रकार से इनके सबके अलग अलग मतलब होता है। कहने का मतलब होता है जो डाटा है वो मीनिंगलेस है तब तक जब तक उस पर कोई इंस्ट्रक्शन ना दी जाए, तब तक उस पर कोई कमांड नहीं जाए। तो इनपुट में हम रो फैक्ट्स इधर उधर से ढूंढ के लेके आते हैं। कंप्यूटर को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कंप्यूटर से हमें प्रोसेसिंग करवानी है, गणना करवानी है। अगर आप अपने पास ऑलरेडी कोई जानकारी होगी, अपने पास ऑलरेडी रिजल्ट होगा, तो हम क्यों किसी से कैलकुलेटर का यूज क्यों करते हैं? ताकि भाई हमारी सहायता हो, हमारी कैलकुलेशन करे। हम कंप्यूटर पे कोई टास्क क्यों देते हैं? ताकि वो हमारी सहायता करे, प्रोसेसिंग करे। वो प्रोसेसिंग मतलब गणना करे। हमारे पास ऑलरेडी रिजल्ट हुआ, परिणाम हुआ, जानकारी हुई, तो कंप्यूटर में से उसको गुजारने से क्या वो अच्छी जानकारी हो जाएगी? नहीं, हमारे पास ऑलरेडी रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट है, तो हमें कंप्यूटर की कोई जरूरत नहीं। लेकिन कंप्यूटर को अगर कुछ दे रहे हैं तो उसका मतलब हम उससे कुछ टास्क करवा रहे हैं, तब उसको ऐसा कचरा वचरा उठा के दे देंगे, डाटा दे देंगे उसको, डाटा दे देंगे जिसका डाटा में क्या होगा, नाम होगा, नंबर होगा, किसी का एड्रेस, लेकिन कोई अपने आप में मतलब नहीं है, इंडिविजुअल अलग अलग मतलब निकलेंगे। और जब इस डाटा पर इस प्रकार का कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है, जब इस डाटा पर इस प्रकार का कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है, तो उसके बेस पे, उस इंस्ट्रक्शन के बेस पे, प्रोवाइड किए गए डाटा पर इंस्ट्रक्शन के बेस पे कंप्यूटर अपनी प्रोसेसिंग करेगा, गणना करेगा, है ना, गणनाएं करेगा। तो कह रहे हैं कि सेकंड पार्ट में क्या आएगा? फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया कि डाटा क्या होता है। सेकंड पार्ट में हमने देख रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन किसके पार्ट है ये? सर ये इनपुट के पार्ट है, इंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं। तो इस एग्जांपल को फिर से उठाया गया, आप ध्यानपूर्वक देखो कि ये हम देख किसके रहे हैं? हम देख रहे हैं सर इनपुट। ये यहां से लेकर यहां तक पूरी क्या है? इनपुट है। छोटा सा सर्कल लगाना पड़ेगा। ये यहां से लेकर यहां तक क्या है सर? ये इनपुट है। इस इनपुट में आप ध्यानपूर्वक देखो, ये 2 और 3 क्या थे? डाटा थे। अब बताइए ये जो प्लस का साइन है ये क्या है सर? ये प्लस का साइन, या फिर हो सकता है माइनस का साइन हो, या हो सकता है सर कोई मल्टीप्लाई का साइन हो। ये सिर्फ क्या है? ये आपके इंस्ट्रक्शन, ये आपके क्या है? इंस्ट्रक्शन है। तो कह रहा है कि आंकड़े डाटा पर विभिन्न प्रकार की गणनाएं करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए उपयोगकर्ता मतलब यूजर कौन हो सकता है? रोबोट और मशीन। जिनके बीच में डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? कैप्चा। यूजर के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, जो कमांड दी जाती है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उसे इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। जो मतलब ये चाहते हैं कि हम इनके बीच में करवाएं क्या? मैंने कहा, जैसे आपने कहा कि वीरकर्ण हमारे कंप्यूटर के टीचर, वीरकर्ण हमारे मैथ के टीचर है, वीरकर्ण हमारे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी कराते हैं, है ना, वीरकर्ण हमारे वर्सेटाइल टीचर है। मतलब तारीफ में कुछ कुछ भी कह सकते हैं आप। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक डाटा अलग अलग था तो अलग अलग, लेकिन अब उनके इंस्ट्रक्शन दिए, कोई एक इंस्ट्रक्शन दे दो, राम, राम भगवान श्री राम माता सीता के हस्बैंड। अब ये इंस्ट्रक्शन मिल गई। पहले राम, बहुत सारे राम, मेरा दोस्त भी है, राम किसी का भाई भी है, राम दशरथ नंदन श्री राम भी थे, राम हमारे पड़ोस में एक लड़का है जो कुछ काम नहीं करता, राम नाम के नाम को ही बदनाम कर रखा है। कहने का मतलब ये है कि हम उस पर कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन कितने, ये इंस्ट्रक्शन क्या 2 कैटेगरी में डिवाइड की गई है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। और यहां से जब हम कंप्यूटर के दिमाग की तरफ जाएंगे ना, तो वहां एक कंप्यूटर का सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जिसको बहुत सारे नाम से प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो चिप है ना, लॉजिक चिप, ऐसे उस नाम से जानते हैं। तो उसका जो ऊपरी पार्ट होगा, पहला जो पार्ट होगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक मतलब मैथ की गणनाएं, लॉजिक मतलब कंपेरेटिवली जो रीजनिंग में करते हैं, वही चीज ये वाली है, वही चीज यही है। क्योंकि यहीं से तो हम क्या देंगे, यहीं से हम कमांड देंगे, उसी के बेस पे वो कंप्यूटर का दिमाग करेगा, कमांड के अकॉर्डिंग ही तो वर्क करेगा कि मैथ में गणना करनी है या रीजनिंग में तुलना करनी है। तो अर्थमेटिक सिंबल क्या हो सकते हैं सर? अर्थमेटिक के तौर पर हम बोल सकते हैं कि भाई हम कंप्यूटर से क्या करवाना चाहते हैं सर? हम कंप्यूटर से जोड़ करवाना चाहते हैं सर, हम कंप्यूटर से माइनस करवाना चाहते हैं सर, हम कंप्यूटर से मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं सर, हम कंप्यूटर से डिवाइड करवाना चाहते हैं। तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए जी आपके अर्थमेटिक सिंबल। अच्छा, लॉजिकल सिंबल में क्या कहेंगे? लॉजिकल सिंबल में सर हम बोलेंगे कि हमने बोला कि कोई संख्या बड़ी है सर, कोई संख्या छोटी है ना, लेस देन, ग्रेटर देन। सर कोई संख्या क्या है? लेस, ग्रेटर देन, इक्वल टू है। सर कोई संख्या लेस देन इक्वल टू है, और कोई संख्या सर इक्वल है, और कोई संख्या सर इक्वल टू है ना, नॉट इक्वल टू है। कोई संख्या सर नॉट इक्वल टू है। तो ये सारे क्या है सर? ये सारे के सारे आपके लॉजिकल फंक्शन है, जिसमें हम संख्याओं की तुलना करवाते हैं, जिसमें हम संख्याओं की क्या करवाते हैं भाई? तुलना करवाते हैं। बताओ, तुलना नहीं करवाई? हमने कहा कि ए बड़ा है बी से, सर ए छोटा है बी से, सर ए बड़ा है और बराबर है बी से, सर ए छोटा है बराबर है बी से, सर ए और बी बराबर है, सर ए और बी बराबर नहीं है। तो बताओ, ये सारी हमने क्या करवा दी?
भाई ये सारी की सारी हमने तुलना करवा दी। क्या करवा दी भाई? तुलना करवा दी। तो दो प्रकार की इंस्ट्रक्शन हम देंगे, या तो हम देंगे सर मैथमेटिकली इंस्ट्रक्शन जिसमें आपको जोड़ घटा गुना भाग करना पड़ेगा, या हम देंगे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन जिसमें हम कहेंगे तुलना करवाते हैं, तुलना करवाएंगे। क्या कहेंगे? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। समझ गए? तो डाटा आपका तभी काम का है जब उस पर क्या दी जाए? इंस्ट्रक्शन दी। तो इनपुट की दो कैटेगरी क्लियर हुई। इनपुट क्या है? यूजर के द्वारा कंप्यूटर को जो दिया जाता है वो इनपुट है, जो दिया जाता है वो इनपुट है। फिर इनपुट के अंदर जाके देखा, इनपुट में जो एग्जांपल लिया 2+3, ये 2+3 ये पूरी इनपुट है, ये पूरी क्या है? इनपुट है। इस इनपुट में 2 और 3 आपका डाटा है। डाटा सर दो प्रकार का हो सकता है, उसमें डाटा में किसी का नाम वो हो सकता है, कोई नंबर हो सकते हैं, लेकिन इन सब के अलग अलग मतलब है। इसका मतलब डाटा आपका रो फैक्ट्स, कच्चे आंकड़े हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस डाटा पर कोई इंस्ट्रक्शन दे दे तो इंस्ट्रक्शन दो प्रकार की है, या तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन जोड़ घटा गुना भाग, या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन मतलब कंपेयर करवाने के लिए, कंपेरेटिव करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये आपकी इंस्ट्रक्शन रहेगी, और इस इंस्ट्रक्शन के बेस पे कंप्यूटर आप अपनी क्या करेगा? प्रोसेसिंग। तो इनपुट के बाद अपना नेक्स्ट कौन सा स्टार्ट होगा? प्रोसेसिंग। समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो इस बात को भी मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? मैंने कुछ ऐसे स्टार्ट किया कि भाई ये इनपुट आईपीओ डायग्राम है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, मैंने इनपुट को खत्म कर दिया है। अब मैं इनपुट के बाद आपको क्या बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं प्रोसेस। क्या बता रहा हूं? प्रोसेस। जो इनपुट पे आपने डाटा रो फैक्ट पर जो आपने इंस्ट्रक्शन दी है, उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार कंप्यूटर अपनी क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा। उसी प्रोसेसिंग को हम क्या कहेंगे? प्रोसेसिंग के सेंस में प्रोसेस करवाना कहते हैं। आप बताओ, हमने देखा कि भी ये इनपुट है, ये प्रोसेस है और ये आउटपुट है। ये तीन पार्टी तो पढ़ रहे हैं हम आईपीओ में। इनपुट को हम अच्छे से देख चुके, तो इनपुट को सर्कल करने की क्या जरूरत है? अब हम किसको देखेंगे? हम देखेंगे सर प्रोसेस को देखा जाएगा, और इसका नाम क्या रहेगा? प्रोसेस। क्या देखेंगे? प्रोसेस। ये वाले पार्ट को हम देख रहे हैं कि हम कंप्यूटर से क्या करवाने वाले हैं? प्रोसेस। मेनली कंप्यूटर का काम क्या है? सर कंप्यूटर का काम ही प्रोसेसिंग करना है, गणना करना है। तो अब हम गणना करने को देख रहे हैं, गणना करने को। यह कंप्यूटर के प्रोसेसर के द्वारा इनपुट पर दिए गए आंकड़े, इनपुट पर हम आंकड़े देते हैं और आंकड़ों पर हम निर्देश देते हैं। इनपुट पर दिए गए आंकड़े पर निर्देश, इंस्ट्रक्शन के आधार पर अंगणितीय, क्योंकि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, या तार्किक यानी कि लॉजिकल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के अनुसार क्या करता है? कैलकुलेशन करता है, गणना करता है, और या फिर प्रोसेसिंग करता है। ये कोई भी नाम आप यूज कर सकते हो। फिर से पढ़ लीजिए। यह कंप्यूटर के प्रोसेसर के द्वारा इनपुट पर दिए गए आंकड़े पर निर्देश के आधार पर अंकगणितीय या तार्किक क्या की जाती है? गणनाएं की जाती है। गणनाएं करने के ही काम आपका किसका है? प्रोसेसर का है। फिर आपसे कहा प्रोसेसिंग का कार्य, ये इसको ना मैं दो क्लासों में, तीन तो ज्यादा हो जाएंगे, दो क्लासों में पढ़ाऊंगा सीपीयू को। अभी परेशान मत होना तुम, क्योंकि अपना जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर की बेसिक जानकारियां कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं आपको कम से कम आने वाली 60, 65, 70 जितनी भी क्लास होती है, उन क्लासों में जब मैं आपको लेके घुमाऊंगा उन क्लासों में, तो उस रास्ते पे जानने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो बेसिक जानकारी दी जा रही है। तो प्रोसेसिंग का कार्य कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट पर डाटा और डाटा पर दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो गणनाएं करता है, वो गणनाएं करने का काम कौन करता है? कंप्यूटर का सीपीयू करता है। तो प्रोसेसिंग का कार्य सीपीयू। सीपीयू जब पेपर में एक ही क्वेश्चन आता था ना कि फुल की कंप्यूटर से जीके के तौर पर पूछते थे, तो यही क्वेश्चन आता था सीपीयू के फुल फॉर्म, एएलयू की फुल फॉर्म, आईसी की फुल फॉर्म, रैम की फुल फॉर्म, रोम की फुल फॉर्म, ऐसे क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब वो बात जा चुकी है, जमाना बीत गया उन बातों को। तो प्रोसेसिंग का कार्य सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किया जाता है। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क है, इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इतना रोल प्ले करता है, क्योंकि हम देखो कोई चीज की ना कभी कभार इतनी ज्यादा वैल्यू हो जाती है कि उसको हम सर्वोपरि मान देते हैं, उसी से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे इस सीपीयू, क्योंकि कंप्यूटर में सबसे अहम जो पार्ट है वो आपका सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग, क्योंकि कंप्यूटर का काम ही तो क्या होता है? गणना करना। ये गणना करने का काम कौन करता है? प्रोसेसर करता है, सीपीयू करता है। तो ये अहम भाग है, इतना अहम है कि इसके नाम से ही हम अपने इस ये जो बराबर में रखा है, जिसे आप कैबिनेट कहते हैं, कैबिनेट इन द सेंस मतलब जिसे आप केज कहते हैं, जो बाहर का जो इन्वॉल्व है, कैबिनेट केज, या फिर कैबिनेट केज और इसके अंदर जो मदरबोर्ड है, इस पूरे को आप सिस्टम यूनिट भी बोल देते हो कंप्यूटर की भाषा में। इसको नहीं, इस पूरे को सिस्टम यूनिट, क्योंकि कैबिनेट प्लस में मदरबोर्ड जो सिस्टम यूनिट है, इसके अंदर एक पुर्जा इतना रोल प्ले करता है कि इस बक्से को ही हमने सीपीयू कह दिया। समझ रहे हो? क्योंकि हमारी आदत है कि किसी का गुणगान बखान ऐसे करना कि उसी के नाम से रिप्रेजेंट कर देना। समझ रहे हो ना? जैसे मेरा भाई इतना शरारती था बचपन में, आज के टाइम में तो वो इतना शरीफ है कि शरारतियों को सुधारता है, पुलिस में है वो।
लेकिन मेरा भाई इतना शरारती था, नाम भी उसका बड़ा यूनिक था, मार्कंडे। मेरा भी नाम थोड़ा-सा आपने देखा होगा वीरकरण, थोड़ी-सी फीलिंग आती है राजा-महाराजाओं की। उसका नाम है मार्कंडे, तो फीलिंग आती है भी यार जैसे मार्कंडे ऋषि थे, मार्कंडे एक नदी भी है अपने ना हरियाणा में बहने वाली जो आती है, तो हल्का-फुल्का पानी रहता है। अब की बात तो मार्कंडे ने भी छक्के छुड़ा दिए थे। तो कह रहे हैं कि मार्कंडे इतना शरारती था बचपन में, हम उससे 2 छोटे भाई हैं। तो वो मार्कंडे इतना शरारती था, गली में गाँव की गलियों से ना बच्चों को नहीं गुज़रने देता था। उनको मार देना, किसी को काट लेना, बुड़का मारना, ये गाँव में बुड़के मारता था वो ऐसे, बुड़के मतलब काट लेता था। तो भई उसका नाम इतना प्रचलन हुआ कि भई अब हम जब बड़े हुए तो हमें भी गाँव में मार्कंडे ही कहने लग गए। समझ रहे हो मेरी बात को? या फिर किसी को थोड़ा बहुत पता है तो बोलता है मार्कंडे का भाई है। तो किसी का व्याख्यान इतना कर देना, तो सीपीयू इतना बड़ा है, इतना अच्छा रोल प्ले करेगा कि इस बक्से को ही हमने सीपीयू कह दिया, और यही से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि ये जो बराबर में है ना, ये जो कैबिनेट केज है, इसका नाम क्या है? इसका नाम एक्चुअल में ये जो बक्सा है इन्वोल्व है, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, जो इसके अंदर मदरबोर्ड पे लगे इक्विपमेंट को, मतलब घटकों को जो अंदर लगाएंगे उनको सुरक्षा प्रदान करता है। जबकि इस मदरबोर्ड पे एक आईसी के चिप के तौर पर इंटेल कंपनी का, मोस्ट प्रोबेबली इंटेल कंपनी का एक लगा होता है, उसे हम सीपीयू कहते हैं। जो व्याख्यान वाली बात है, जैसे कल्पना चावला करनाल से है, तो कल्पना चावला सिटी करनाल, उसी के नाम से व्याख्यान कर दिया। तो कह रहे हैं कि प्रोसेसिंग का कार्य सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किया जाता है। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। क्या होता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या होता है? मस्तिष्क होता है। सीपीयू के मुख्य थे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन बस यहाँ सीपीयू के 3 भाग है। कौन कौन से? सेंट्रल कंट्रोल यूनिट है ना, और कौन सी है? उल्टा लिख दिया भाई, माफी चाहते हैं इसके लिए। फर्स्ट पार्ट ऊपर वाला होता है ये वाला, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है, ऊपर नीचे लिख रखे हैं। सबसे पहला कौन सा आएगा? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? कंट्रोल यूनिट। और तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? मेमोरी यूनिट। ये ऊपर नीचे लिख रखे हैं, इनको सही कर लेना। तो सीपीयू के 3 भाग होते हैं, अर्थमेटिक एंड एएलयू बोलते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सीपीयू का वह भाग जो सीपीयू को कंट्रोल करता है वो कंट्रोल यूनिट है, और मेमोरी यूनिट। इस मेमोरी यूनिट के अंदर हमें बहुत डिटेल से पढ़ना होता है। जो लॉजिक गेट है, फ्लिप फ्लॉप है, रजिस्टर है, कंप्यूटर की जो मेमोरी है, वो सारी की सारी इस मेमोरी यूनिट में आती है। कंप्यूटर की जो सीपीयू की मेमोरी है वो सारी की सारी इसी के अंदर आती है। कहने का मतलब ये है कि इनपुट के बाद प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मतलब डाटा पर दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो प्रोसेसिंग का कार्य करता है वो सीपीयू है। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है, मस्तिष्क है, और इसके 3 भाग है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। ये बेसिक जानकारी, आपको ज्यादा डिटेल में इसके नहीं जाना, क्योंकि इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल से करें। तो भाई 2 पार्ट आपके खत्म हो गए, और तीसरा पार्ट आता है आपका क्या? आउटपुट। तीसरा पार्ट क्या आता है? आउटपुट। जिस प्रकार से आपने इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग, अच्छा बताओ यहां प्रोसेसिंग का ये इक्वल टू का साइन ही क्या बता रहा है? ये इक्वल टू का ही साइन बता रहा है कि भाई यहाँ क्या हो रही है? प्रोसेसिंग हो रही है। क्या हो रही है? प्रोसेसिंग हो रही है। तो अब बात आ गई तीसरे पड़ाव पर, हम चलते हैं कि आउटपुट क्या होती है। वही एग्जाम्पल फिर से, 2 + 3 = 5। हमने देखा इस एग्जाम्पल में सर 3 चीज है। ये सर इनपुट है, इनपुट में आपके ये डाटा है और ये इंस्ट्रक्शन है। ये आपकी सर प्रोसेसिंग है और ये आउटपुट। तो हमें सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है? हमें सिर्फ फोकस करना है किस पे? आउटपुट पे। तो अब इस पार्ट पर आ गए, और इसे हम क्या कहेंगे? ये है जी अपनी आउटपुट। ये क्या है जी? आउटपुट। अब इसके बारे में हम जान रहे हैं, यानी कि मैं आपको उसी एक एग्जाम्पल के माध्यम से, ये कोई भी चीज हो सकती थी, ये तो जस्ट ऐसा एग्जाम्पल हमेशा वही लिए जाते हैं जिसमें बच्चों को समझाना इजी हो। ये कोई भी चीज हो सकती थी, जरूरी नहीं है कि ये 2 + 3 ही आप करवाए। कंप्यूटर से तो हम कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, गणनाएं, एल्गोरिथम, सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर होते हैं वो कैसे कैसे प्रोग्राम कराते हैं। लेकिन हमें तो बस एक ऐसा एग्जाम्पल लेना था जिसको समझने में अपने को दिक्कत ना आए, तो मैंने ये बेस्ट एग्जाम्पल आपके लिए चूज किया। ठीक है, अब पढ़ते हैं आउटपुट है क्या। फिर से वही तीनों, पीछे की दोनों डेफिनेशन रिवाइज हो जाएगी। यूजर के द्वारा, उपयोगकर्ता के द्वारा डाटा डाटा पर दिए गए इंस्ट्रक्शन के आधार पर जो विभिन्न गणनाएं मतलब प्रोसेसिंग सीपीयू के द्वारा करने के बाद, मतलब दोनों डेफिनेशन पूरी हो गई, इनपुट की भी और प्रोसेसिंग की, करने के बाद प्राप्त परिणाम को आउटपुट कहा जाता है। और ये आउटपुट किससे मिलेगी? आउटपुट डिवाइस है। इनपुट किसको किससे देंगे? इनपुट डिवाइस है। प्रोसेसिंग कौन करेगा? प्रोसेसर। आउटपुट आएगी तो किसके द्वारा आएगी? आउटपुट डिवाइस है। और किसको मिल जाएगी? यूजर को मिल जाएगी। आउटपुट को, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, आउटपुट को संसाधित डेटा, ये पेपर में पूछा जाता है। इनपुट पे क्या होती है? पहला ही ऑप्शन होता है जानकारी। हम कंप्यूटर को जानकारी, आपको लगता है कि हम कंप्यूटर को कोई जानकारी देंगे तब प्रोसेसिंग करेंगे। जानकारी का मतलब होता है रिजल्ट।
इंफॉर्मेशन जानकारी फाइनल होता है वो, उसमें कुछ चेंज की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर को कुछ दे रहे हैं तो इसका मतलब हम कंप्यूटर से कुछ सही करवा रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन करवा रहे हैं, कुछ गणनाएं करवा रहे हैं, प्रोसेसिंग करवा रहे हैं। अगर हम उसको जानकर हम देते हैं उसको रो फैक्ट्स, कच्चा कचरा बचरा ले उठा के ले भाई कर सॉल्व इसको, कर तू, तेरे को हम मैंने बनाया, मैं इंसान हूं, तो मशीन कर इसका। तो कंप्यूटर को हम कभी भी इंफॉर्मेशन जानकारी परिणाम रिजल्ट नहीं देते, वो तो हमें आउटपुट में मिलेगा। उसी को हम बोलते हैं क्या, आउटपुट को संसाधित डेटा यानी कि रिजल्ट, सार्थक डेटा यानी कि परिणाम रिजल्ट, सूचना यानी कि प्रोसेस्ड डाटा, मीनिंगफुल डाटा या इंफॉर्मेशन कहा जाता है। इनमें से एक शब्द आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये आउटपुट पे, इनपुट पे क्या होता है, इनपुट में आपके क्या होता है, रो फैक्ट्स, कच्चे आंकड़े, है ना, कच्चे आंकड़े जिनका अपने में कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। और आउटपुट पर कंप्यूटर को जो आपने रो फैक्ट्स कच्चे आंकड़े दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोसेसिंग होने के बाद अब आपको रो फैक्ट्स कच्चे आंकड़े नहीं मिलेंगे कि फिर से उसको सुधारना पड़े। वो आपका फाइनल रिजल्ट है, उसमें कोई त्रुटि नहीं रहेगी, क्योंकि ये कंप्यूटर बनाया गया इंसानों के द्वारा, लेकिन इंसानों से कहीं ज्यादा सामर्थ्य रखने वाली ये डिवाइस है, क्योंकि इसके अंदर चांसेस ऑफ एरर, इनपुट में एक ऑपरेशन होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर कोई आप इनपुट में देखते टाइम कोई गड़बड़ कर दोगे, कोई इंस्ट्रक्शन ही गलत डाल दी, कोई लूप ही गलत लगा दिया, तो गड़बड़ है। अदरवाइज ये दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार एरर नहीं करता। कब तक, जब तक इसको कोई वायरस वगैरह, है ना, वायरस का इफेक्ट ना पड़े, कोई हैकिंग का इफेक्ट ना पड़े, अदरवाइज ये आउटपुट आपको शुद्ध देगा। तो कह रहे हैं कि जो आउटपुट मिलेगी वो शुद्ध मिलेगी, उसी को क्या कहा, संसाधित डाटा यानी कि रिजल्ट, सार्थक डाटा, सूचना, इंफॉर्मेशन, परिणाम, कोई भी एक नाम मिलेगा, प्रोसेस डाटा, मीनिंगफुल डाटा, इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो पेपर में ये क्वेश्चन आता है आपसे कि इनपुट पे क्या होता है, कभी भी जानकारी, इंफॉर्मेशन, परिणाम, रिजल्ट, डाटा ये मत बोल देना। इनपुट पे दिए जाते हैं रो फैक्ट्स, कच्चे आंकड़े, मीनिंगलेस, ये चूज करना है। आउटपुट पे क्या मिलेगा, आउटपुट पे रिजल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगी, जानकारी मिलेगी, मीनिंगफुल डाटा मिलेगा, कोई एक शब्द आपको देखने को मिल जाएगा। इस आउटपुट को उपयोगकर्ता यूजर भी आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी, अब बात आती है कि भाई हमने 3 बेसिक फंक्शन तो पढ़ दिए, लेकिन अगर देखा जाए कि कंप्यूटर के अंदर पार्ट को कितने कितने मेनली पार्ट में हम डिवाइड करें, तो बिना इनपुट के तो कंप्यूटर कुछ करेगा नहीं, बिना प्रोसेसिंग के कुछ होगा नहीं, और प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट ना मिली तो वो इनपुट पे की गई प्रोसेसिंग भी कोई काम की नहीं है। तो 3 पार्ट तो हो गए, लेकिन एक और अहम पार्ट बच गया। वैसे कंप्यूटर के 6 पार्ट होते हैं, एक क्वेश्चन भी आपको मैं दूंगा पेपर में। कंप्यूटर के 6 पार्ट होते हैं, डिवाइस मेनली 3, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ऑपरेशन मेनली 3, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, बुनियादी स्ट्रक्चर में आईपीओ का डायग्राम में 3, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। लेकिन तीसरी चौथी चीज है क्या सर ऐसी, भाई कोई चीज कंप्यूटर को हम क्यों प्रयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर को एक तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए, एक्यूरेसी के लिए, शुद्धता के लिए, वो थोड़ी देर में पढ़ोगे भी आप इनको, उद्यमशीलता के लिए, वर्सेटाइल के लिए, ऑटोमेटिक के लिए, इन सब के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन एक चीज अब भी नहीं बोली मैंने, भाई इसको हम यूज कर रहे हैं इसकी भंडारण क्षमता के लिए, स्टोरेज डिवाइस के तौर पर, क्योंकि हम कितनी की चीज याद रख सकते हैं डेली रूटीन के लाइफ में। वैसे बोला जाता है कि एक इंसान दिन में क्या पता कितने चेहरों को याद कर जाए, है ना, लेकिन डाटा अगर याद करने की बात आई तो भाई इतना डाटा याद नहीं रहता। तो अब इसके अंदर हम स्टोर करते हैं, तो स्टोर करने के लिए इस चौथे पार्ट को मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बोला जाता है। तो आउटपुट को यूजर की आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, 2 प्रकार की मेमोरी होती है, आगे चल के पढ़ोगे। प्राइमरी मेमोरी में जो स्टोर किया जाता है वो प्रोसेसिंग के दौरान या प्रोसेसिंग के पहले का होता है, जो परमानेंट नहीं होता, क्योंकि अब तक उसमें प्रोसेसिंग नहीं हुई है। प्रोसेसिंग हो जाती तो रिजल्ट होता, रिजल्ट को तो हम फाइनली बोल सकते हैं, अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो उस प्रोसेसिंग से पहले या प्रोसेसिंग के दौरान प्राइमरी में, प्राइमरी स्कूल ऐसे याद कर लो, प्रोसेसिंग के बाद सेकेंडरी में तो आउटपुट का रिजल्ट फाइनल होता है, इंफॉर्मेशन होता है, परिणाम होता है, उसमें अब चेंज तो नहीं करेंगे आप। तो उसको हम ऐसी डिवाइस में स्टोर करेंगे जो परमानेंट हो, और परमानेंट ही डिवाइस को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी डिवाइस बोला जाता है। तो कह रहे हैं कि आउटपुट को यूजर के दोबारा यूज करने के लिए द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी का ही नाम है परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी के अंदर सुरक्षित कर दिया जाता है, क्योंकि अब इसमें चेंजेस नहीं करने अपने को, और चेंजेस करने हैं तो उसको हम प्राइमरी मेमोरी में रखेंगे। प्राइमरी मतलब जिसमें डाटा स्थायी ना हो, इसमें आप मेनली रैम ये पढ़ते, वो बात अभी मैंने कोई नाम नहीं बोला, मैंने कोई भी नाम नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन होगी, बस आपको ये ध्यान रखना। क्लियर भाई, इनपुट हुआ, आउटपुट हुआ, और आपकी क्या हुई, इनपुट प्रोसेस आउटपुट।
तो हमने कंप्यूटर का बेसिक डेफिनेशन देख ली। सबसे पहले हमने कंप्यूटर की फुल फॉर्म देखी, कंप्यूटर का देखा कि ये शब्द कहाँ से आया है, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ देखा, कंप्यूटर का हिंदी में नाम देखा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस देखा, है ना। कंप्यूटर के बाद फादर देखा, मदर देखा, मॉडर्न कंप्यूटर और फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। फिर हमने देखा कि भाई ये है क्या, ये फिर इसकी डेफिनेशन बनाई, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। फिर डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन में हमने 3 शब्द निकाले, आईपीओ बनाया, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट को देखा, इनपुट में डाटा और इंस्ट्रक्शन को देखा, प्रोसेसिंग देखी और आउटपुट देखी। आउटपुट में फाइनली आपको रिजल्ट परिणाम जानकारी मिल गई और उसको बाद में यूज करना चाहते हो तो सेकेंडरी डिवाइस में स्टोर करना भी देखा। कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन खत्म हो गई। अब देखते हैं कि ये इस सब्जेक्ट को हम आज के टाइम में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है, क्योंकि इस मतलब इस डिवाइस को हम हर जगह विद्यमान पाते हैं, हर जगह विद्यमान पाते हैं। आज के टाइम में कोई एक ऐसा सिंगल ही कैंडिडेट होगा जिसके पास मोबाइल नहीं, या तो कोई मजबूरी हो सकती है या फिर वो बहुत ज्यादा समझदार हो सकता है। इस बात के बहुत मायने हैं, जो समझ गए हैं उनको ये बात बहुत बहुत मायने रखती होगी, और जिसको नहीं समझ में आई तो मेरे जैसे ही है, क्योंकि मैं भी यूज करता हूँ। ठीक है, तो आज के पास जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है, या तो वो मजबूरी है या फिर वो बहुत ज्यादा समझदार है। तो इसका मतलब मोबाइल फोन यानी कि कंप्यूटर ही एक प्रकार का डिजिटल कंप्यूटर मिनी माइक्रो में आ जाता है। तो इसका मतलब हर जगह आपका विद्यमान कौन है, कंप्यूटर आपका विद्यमान। तो इसकी कुछ बेनिफिट्स भी है और कुछ इसके मतलब डिसएडवांटेज। बेनिफिट मतलब लाभ भी है, कुछ हानियां भी हैं, और हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस। बस इनको करने के बाद इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर खत्म हो जाएगा। तो पहले करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, जिसको आप बेनिफिट के तौर पर भी बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। आ जाओ सर, कंप्यूटर की विशेषताएं। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर में हमें जो मेनली पढ़ना है वो कौन है, कंप्यूटर की मेमोरी, यानी कि इसकी जो भंडारण क्षमता है। ऑटोमेटिक ऑटोमेटेशन मतलब ये कि स्वचालित है ये। रिलायबिलिटी, भाई आप आंख बंद करके इस पे विश्वास कर सकते हो, अगर इनपुट में कोई गड़बड़ नहीं की तो ये आपको पता है आपको आउटपुट बहुत शुद्ध देगा। वर्सेलिटी मतलब एक टाइम में बहुत सारे काम कर सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है। अच्छा, फिर हमने देखा इसकी स्पीड, भाई इसकी स्पीड आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में इतनी अच्छी स्पीड है कि गीगाहर्ट्ज को भी क्रॉस कर चुका है, गीगाहर्ट्ज को मतलब पर सेकंड में। एक है इसकी एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इन द सेंस मतलब किस कितनी मतलब स्पीड से विदाउट एरर, और उसी फंक्शन को बार बार रिपीट करते हुए। भाई ये नहीं है कि ये बोर हो जाएगा, एक काम को बार बार करने को कहे तो ये बोर नहीं होगा, उसी काम को बार बार दोहराता रहेगा। मतलब एक्यूरेसी बहुत है। और डिलीजेंसी मतलब उद्यमशीलता इसकी बहुत अच्छी है। तो ये इसके क्या है, बेनिफिट्स है। इन्हीं से रिलेटेड आपसे पेपर में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कभी कभार, कहेगा कि निम्नलिखित में से बताइए उद्यमशीलता का मतलब क्या है। वर्सिलिटी, बहुत ही सिंपल बात है, वर्सिलिटी का मतलब क्या है, एक्यूरेसी से क्या समझते हो, ऑटोमेटिसन से क्या समझते हो, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। रिलायबिलिटी से क्या समझते हो, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जस्ट पढ़ना है, जस्ट पढ़ना है ना, और आगे बढ़ जाना है। क्योंकि यहां से आपको जो प्रैक्टिस करोगे ना, जो 30 क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, वहां आपको देखते ही इनका पता लग जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, इसकी सबसे पहले स्पीड देखते हैं। स्पीड बहुत मायने रखती है, ठीक है। और मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, सर आए इनसे बात कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं सबसे पहला फीचर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है, क्योंकि जितनी स्पीड इस कैलकुलेटिंग डिवाइस की है उतनी स्पीड अपनी नहीं हो सकती। कैसे, पढ़ के देखिए। सबसे पहला जो फीचर है वो क्या है, इसकी स्पीड यानी कि गति। अच्छा, दो प्रकार की स्पीड्स है इसमें। वैसे तो जो कैलकुलेशन के तौर पर हम स्पीड को देखते हैं वो है इसकी हर्ट्ज में, किसमें है, हर्ट्ज में। और जबकि इसमें एक और स्पीड को रिप्रेजेंट कर रखा है मिप्स में, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो ये दो स्पीड को मैं मतलब दोनों को अलग अलग करूंगा, करेक्टराइज करूंगा, लेकिन पहले हम बेसिक वाली बात को जानते हैं। एक कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। यह जटिल से जटिल गणनाओं को कुछ ही सेकंडों में हल कर देता है, माइक्रो सेकंड में आपको रिजल्ट दे देगा। कंप्यूटर की गति 8% में, आज जो गति है वो गीगा हर्ट्ज में है। गीगा, आप पढ़ते हो ना, किलो मेगा गीगा। गीगा का मतलब क्या होता है, किलो में 10 की पावर 3 होता है। अगर मैं जैसे मैं आपको बताऊं, किलो होता है, किलो में होता है, ये इरेज कर दूंगा मैं, 10 की पावर 3 होता है। फिर मेगा आता है, मेगा में क्या होता है, 10 की पावर 6 होता है ना। और फिर किलो मेगा गीगा आता है, गीगा में मतलब क्या रहेगा, 10 की पावर क्या बोलेंगे, 10 की पावर 9। तो 10 की पावर 9 मतलब 10 के साथ 10 की पावर 9 मतलब 9 जीरो। इतनी लंबी कैलकुलेशन गणनाएं ये पर सेकंड कर देता है, प्रति साइकिल कर देता है। तो इसी बात को बोला है कि कंप्यूटर की जो स्पीड है वो गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। 1 गीगा हर्ट्ज का होता है मतलब होता है 10 की पावर
10 की 1 गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 9 गणनाएं करना, 9 गणनाएं प्रति सेकंड करना, पर सेकंड गीगाहर्ट्ज में स्पीड है, इसका मतलब 10 की पावर 9 गणनाएं पर सेकंड ये कर देता है। वर्तमान में कंप्यूटर की जो स्पीड है, लगभग गति है ना, ये बढ़ती रहेगी, 6 गीगाहर्ट्ज है। मतलब 6 गीगाहर्ट्ज मतलब 6 गुना 10 की पावर 9, जिसे 6 बिलियन या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, करोड़ के बाद 10 करोड़ के बाद क्या आता है? अरब। और अरब को क्या बोलते हैं? बिलियन। यानी कि इसकी स्पीड 8% में 6 बिलियन इंस्ट्रक्शन है ना, 6 बिलियन कैलकुलेशन पर सेकंड, 8% में इसकी स्पीड। अच्छा, इस 6 बिलियन को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। 6 बिलियन को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या बोलेंगे? 6 गुना में 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 कैलकुलेशन, गणनाएं पर सेकंड, ये इतनी गणनाएं कर देता है। बात को समझ गए कि 8% में जो इसकी स्पीड है वो इतनी अच्छी है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये भी बढ़ गई है, ये बढ़ गई है, ठीक है। जब तक मैंने अपडेट रखा है वो 6 गीगाहर्ट्ज, यानी 6 गुना 10 की पावर 9 कैलकुलेशन पर सेकंड। ये समझ में आ गया सर, कंप्यूटर की स्पीड हर्ट्ज में माप मेजर करते हैं और परसेंट में गीगाहर्ट्ज है। 6 गीगाहर्ट्ज है तो 6 गुना 10 की गीगा मतलब 10 की पावर 9 कैलकुलेशन पर सेकंड। ये क्या है सर? मिप्स, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। एक तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रख लेना, एक तो इस मैप्स की फुल फॉर्म ध्यान रख लेना, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ये कभी कभार फुल फॉर्म ही पेपर में आ जाती है। ये है कैलकुलेशन, और वो है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। प्रति सेकंड कितने इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं। एक्चुअल में जब आप पढ़ोगे ना आगे चलकर कंप्यूटर का इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे कि किस प्रकार से प्रोसेसिंग करता है, तो कंप्यूटर का जो दिमाग है, जिसको आपने पढ़ा था ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो सीपीयू है, सीपीयू को हम बोल देंगे, जब समझाऊंगा मैं आपको तो कुछ ऐसे समझाऊंगा कि सीपीयू को आप कंप्यूटर का राजा बोलो, राजा है ये, और इसकी एक रानी पटरानी है, तो हम रैम बोलेंगे। रैम, राजा कोई भी काम करेगा तो वो रानी से सलाह लेके करेगा, रानी मतलब रैम से सलाह लेके करेगा। तो कोई भी जब कैलकुलेशन के तौर पर सीपीयू के पास कोई भी डाटा आता है तो वो रैम से आता है, क्योंकि रैम रानी है और वो फास्ट सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो रैम से डाटा सीपीयू के पास किस स्पीड में आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है, स्पीड से क्या? इंस्ट्रक्शन आना, डाटा आना। तो वही तो है ये मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन, मिलियन समझते हो ना, बिलियन, मिलियन, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। एक सेकंड में कितना डाटा सीपीयू के पास आ रहा है, किससे? रैम से। उसी को बोलते हैं मिप्स। यानी कि डाटा को रैम से सीपीयू की तरफ भेजा जाता है, वो भी एक स्पीड है, और कंप्यूटर की गणना करने की एक स्पीड है। अगर कहे कि कंप्यूटर की कैलकुलेशन स्पीड क्या है, वो तो मेजर करते हैं हर्ट्ज में। कंप्यूटर में डाटा को ट्रेवल कराने की स्पीड क्या है? वो है मिप्स, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। उसको एक बार तुम साइड में छोड़ देना, क्योंकि वो अभी तक आपने नहीं सीखा। कंप्यूटर की गति, कैलकुलेशन की गति, गणना करने की गति कितनी है, उसको मापते हैं हर्ट्ज में। तो वो है कितने में? गीगाहर्ट्ज में। गीगा मतलब 10 की पावर 9, और प्रेजेंट टाइम में टॉप स्पीड कितनी है? 6 गीगाहर्ट्ज, मतलब 6 गुना 10 की पावर 9 कैलकुलेशन पर सेकंड। बोलिए यहां तक समझ में आया क्या? नेक्स्ट है जी शुद्धता। तो कंप्यूटर को हम शुद्धता के लिए भी जानते हैं, एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है इसकी। कंप्यूटर मैंने बताया था ना, ये एक फुल फॉर्म और याद करना, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि अगर आपकी इनपुट कंप्यूटर में, अगर आपने इनपुट बिल्कुल शुद्ध दी है, उसमें कोई एरर नहीं है, तो आपकी आउटपुट भी क्या आएगी? बिल्कुल शुद्ध आएगी। आपके आउटपुट में कोई भी एरर नहीं होगा, वो भी आपकी क्या होगी? बिल्कुल शुद्ध होगी। इसके विपरीत अगर आपसे इनपुट में डाटा, तो आपका आपको पता ही है कि वो तो अनटैप्ड होता है, उसमें तो कुछ दम होता ही नहीं। यानी कि आपने जो इंस्ट्रक्शन दी है, वो इंस्ट्रक्शन अगर आपसे गलत हो गई, इसका मतलब इनपुट आपकी अशुद्ध हो गई, एरर हो गया, तो आउटपुट भी आपकी एरर आएगी। यानी कि कह रहा है कि कंप्यूटर गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि कंप्यूटर में जो एरर होता है वो ह्यूमन की वजह से ही होता है, ह्यूमन एरर ही होता है। वो इंसान ने कुछ गड़बड़ कर दी, डाटा टाइम उसके ऊपर गलत कोई इंस्ट्रक्शन दे दी, तो आउटपुट भी उसी, क्योंकि कंप्यूटर को नहीं समझता कि भाई ये इंसान से छोटी मोटी गलती हुई है, चलो मैं उसकी सुधार कर दूं, नहीं। वो तो जो इंस्ट्रक्शन दी है उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, उसी के अनुसार वो गणना करेगा। तो कंप्यूटर गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका अर्थ होता है कि जैसी इनपुट दिया जाएगा, ठीक वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। इनपुट में जो इंस्ट्रक्शन आपने दे दी, उसी के अनुसार आपको आउटपुट मिलेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है समझ में गए, एक तो ये फुल फॉर्म ध्यान रख लेना, और गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब क्या है? अगर इनपुट शुद्ध है, प्योर है, तो आउटपुट भी प्योर है। इनपुट अगर अशुद्ध है, इनप्योर है, तो आउटपुट भी आपकी अप्योर रहेगी। डिलीजेंसी, आपसे ना ये
ऐसे आएंगे, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की कौन सा एक फीचर्स है, कौन सा नहीं है, डिलीजेंसी का मतलब क्या है, शुद्धता का मतलब क्या है, एक्यूरेसी का मतलब क्या है, स्पीड क्या है, ऐसे पॉइंट आएंगे जो आप क्वेश्चन लगाओगे ना वो, तो अब आपको पता भी लग जाएगा। जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ना साथ में लगाना। कंप्यूटर एक मशीन है, इसलिए कार्य करते करते कभी नहीं थकता। मशीन है ये, है ना, ऑटोमेटिक मशीन है, ये कार्य कार्य करते टाइम कभी नहीं थकता। यह निरंतर कई घंटों तक कार्य करने के बाद भी उसी एकाग्रता एवं गति से, उसी एकाग्रता मतलब उसी कंसंट्रेशन, एकाग्रता के साथ। हम थक जाते हैं, अरे 2 घंटे, थोड़ा एक बार रुको, चलो चेक चेक कर लेते हैं, किसी का मैसेज नहीं आया, इसका मतलब हमारी एकाग्रता 2 घंटे 3 घंटे, कोई बहुत ज्यादा ही साधु संत है भाई तो हो सकता है 7-8 घंटे तक लगा रहे, लेकिन ये तो भाई 24 घंटे 7 दिन तक लगा रहेगा। ठीक है, उसी एकाग्रता व गति के साथ कार्य करता है, इसी वजह से बोलते हैं कि कंप्यूटर में बहुत ही उद्यमशीलता है, डिलीजेंसी है। इन शब्दों को ध्यान रखना आप। ये तो शुद्धता का तो पता ही लग गया, शुद्धता मतलब प्योर है भाई। एक शब्द पकड़ा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। स्पीड का भी पता लग गया, स्पीड को बता रहे हैं, स्पीड को बता रहे हैं। लेकिन यहाँ ये शब्द आ गया उद्यमशीलता। अब तुमको ध्यान रखना, उद्यमशीलता मतलब डिलीजेंसी, दोनों शब्द पकड़ के रखना, उद्यमशीलता डिलीजेंसी। यानी कि उद्यमशीलता का मतलब ऐसा है कि भाई ये लगातार 24 घंटे 7 दिन बिना रुके बिना थके उसी कंसंट्रेशन और उसी स्पीड से अपने काम करता रहता है। क्लियर है, उद्यमशीलता क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका वर्सेटाइल, बहुरूपता। कौन सा है, बहुरूपता, और कौन सा है, रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता। तो बहुरूपता का मतलब क्या है, बहुरूपता मतलब वर्सेटाइल। वर्सेटाइल से तुमको थोड़ी फीलिंग आ गई होगी कि भाई आप बोलते हैं ना कि भाई यार ये बंदा तो वर्सेटाइल है, ये बंदा तो वर्सेटाइल है, कि यानी कि एक साथ ये बहुत सारे काम कर सकते हैं। एक कंप्यूटर में एक से अधिक कार्य को एक साथ करने का गुण पाया जाता है, इसलिए यह बहुरूपी है। बहुरूपी, बहुत सारे जिसके रूप हो, ये नहीं कि ये दिखने में बहुत सारे रूप होंगे। बहुरूपी मतलब ये बहुत जगह विद्यमान होके काम को करते हैं। जगह मौजूद एक जगह ही रहेगा लेकिन टास्क अलग अलग कर देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी को मेल कर रहे हो, आपने हेडफोन लगा के गाने सुन रहे हैं, इसी दौरान आप व्हाट्सएप के आपके मैसेज भी चल रहे हैं, समझ रहे हो ना, और साथ साथ आपने किसी को, हो सकता है कि भी कोई टास्क भी कर रहे हो, या आप वर्क कर रहे हो कोई एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे, है ना, कोई पीपीटी वगैरह बना रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो। तो कहने का मतलब एक ही प्रोसेसर के द्वारा अलग अलग टास्क किए जाते हैं, तो इस वजह से कह देते हैं कि कंप्यूटर आपका बहुरूपी है। शब्द को ध्यान रखना, पेपर में भूल जाते हैं कि उद्यमशीलता का मतलब क्या। उद्यमशील मतलब उद्यम है, उद्यम मतलब कि भाई यह उसी एक्यूरेसी उसी स्पीड के साथ निरंतर काम करता रहता है। वर्सेटाइल मतलब बहुरूपी, हिंदी वाला और इंग्लिश वाले दोनों शब्द इजी है। बहुरूपी बहुत सारे रूप यानी कि बहुत सारे टास्क कर सकता है। फिर ऐसी रिलायबिलिटी, ये तो शब्द देखते ही ध्यान आ जाएगा कि विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता, कंप्यूटर एक भरोसेमंद मशीन है क्योंकि यह अपने कार्य को कितनी भी बार पुण्य बार बार टास्क को रिपीट करता रहता है, वो बिना किसी विफलता फेलियर के या त्रुटि एरर के हर बार समान परिणाम सेम आउटपुट देगा। ये नहीं है कि भाई आपने इसको कोई टास्क दिया और इसने कोई आउटपुट दे दी, आपने फिर से वही रिपीट कर दिया, भी फिर से करो कैलकुलेट। भाई इसको चाहे तुम लाखों करोड़ों हजारों अरबों बार टास्क देते रहो, इसके मन में ये नहीं आएगा कि यार क्या पता मेरा मालिक कुछ और आउटपुट चाहता हो। आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसी के बेस पे जो रिजल्ट बन पाएगा, जो परिणाम जानकारी बन पाएगी वो आपको ये प्रोवाइड करवाएगा। तो कह रहे हैं कि बिना किसी विफलता के बिना किसी एरर के बार बार सेम रिजल्ट आपको परिणाम देता रहता है, अर्थात आउटपुट की गुणवत्ता क्वालिटी हमेशा बनी रहती है। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही रिलायबल है, विश्वसनीय। बस आपको ये शब्द ध्यान देने हैं। फिर है कि भाई ये है आपका ऑटोमेटिक, सब चालित है। एक शब्द मैंने यहाँ फुली ऑटोमेटिक नहीं लिखा। अगर मैं कहता हूं कि भी कोई चीज फुली ऑटोमेटिक हो, क्या हो, फुली ऑटोमेटिक हो, इस बात का मतलब क्या है, अगर कोई चीज फुली ऑटोमेटिक हो तो इसका मतलब ये है कि वहां पर आपको किसकी जरूरत नहीं है, आपको यूजर, यूजर मतलब या तो रोबोट या फिर इंसान ह्यूमन बीइंग की जरूरत नहीं है। आपने देखी होगी एक ट्रांसफॉर्मर मूवी है, ट्रांसफॉर्मर मूवी है, उस मूवी में मशीनें ना इंसानों के खिलाफ युद्ध छेड़ देती है। तो इसका मतलब मशीनें इंसानों के खिलाफ युद्ध छेड़ देती है, यानी कि अब वो इंसानों के कंट्रोल से बाहर है। इस बात का मतलब ये हुआ कि वहां पर यूजर की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये भी हुआ कि वो फुली ऑटोमेटिक हो गई। समझ रहे हो, अगर फुली ऑटोमेटिक है तो यूजर की जरूरत नहीं होगी, कोई भी रोबोट मशीन इसको कमांड करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप से ही वर्क करेगी। कंप्यूटर पूर्व निर्धारित निर्देशों, प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन आप पहले से दे रखते हो तैयार करके, अथवा यूजर के द्वारा
यूजर के द्वारा दिए गए अच्छा प्री डिफाइंड क्या बोल तो रखा है सर। अरे ये प्री डिफाइंड ये भी कौन देगा, कोई देगा तो इंसान या रोबोट या मशीन ही ना। यूजर के द्वारा तो वो भी नहीं लिखे जाएंगे। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उसमें रोबोट को एक टास्क दे दिया, भाई कोई एक मशीन पे ऐसे कुछ इसको घुमाना है, तो वो बार बार ऐसे 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 घुमाता रहेगा। अब आप कहोगे सर इसको तो हमने कमांड दी नहीं और ये तो निरंतर चल रहा है जब तक इसको स्टॉप नहीं किया गया। ये तो किसी प्री डिफाइंड कमांड पे चल रहा है, लेकिन वो प्री डिफाइंड कमांड भी किसने दी है, किसी ने प्रोग्राम तो बनाया ही होगा। उसको सब फर्स्ट टाइम उसके इंस्टॉलेशन की होगी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पार्ट को, जब उसने इंस्टॉल किया होगा तब कोई ना कोई तो प्री डिफाइंड प्रोग्राम किसी यूजर ने ही डाला है। समझ गए, यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर अपने सारे कार्य स्वचालित ऑटोमेटिक रूप से तब तक करता रहता है जब तक परिणाम प्राप्त ना हो जाए या फिर यूजर के द्वारा उसमें कोई विचलन या बाधा ना डाल दी जाए। या तो जब तक मान के चलो कोई एक सॉन्ग की प्ले लिस्ट है, आपने प्ले लिस्ट को प्ले करके छोड़ दिया, तो मान ले कि उसमें 15 सॉन्ग है, तो वो वन बाय वन ऑर्डर लगाना पड़ेगा कि भाई आप साइमल्टेनियसली या रेंडमली किस प्रकार से प्ले करना चाहते हैं। आपने मान लेते हैं कि भाई रेंडमली बोल दिया, तो वो रेंडमली सॉन्ग प्ले होते रहेंगे कब तक, जब तक वो लिस्ट खत्म ना हो जाए या फिर यूजर के द्वारा फिर से नई कमांड नहीं देगी। समझ गए, ऑटोमेटिक चलता रहता है। नेक्स्ट है जी हैंडी। हैंडी मतलब सुविधाजनक। सुविधा, हैंडी का मतलब ये पेपर में कम ही पूछा जाता है। कंप्यूटर का प्रयोग करने के लिए किसी विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपको मैंने कल भी बताया था पिछली क्लास में कि भाई यूजर आपका कोई भी हो सकता है जो कंप्यूटर के बेसिक टास्क को परफॉर्म कर ले। आप मेरी क्लास देख पा रहे हो, आप फोन से कंप्यूटर से कोई गेम खेल पा रहे हो, कोई वीडियो देख पा रहे हो, कोई सॉन्ग सुन पा रहे हो, कोई किसी को सिंपल सा मेल भी कर पा रहे हो, इसका मतलब आप उसके यूजर हो और कंप्यूटर आपके लिए बहुत ही फेमिलियर है, यानी कि कंप्यूटर आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक, यानी कि हैंडी। हैंडी मतलब अपने रीच में हो। हैंडी को ऐसे याद कर लो, हैंडी मतलब अपने रीच में हो। तो रीच में अपने कंप्यूटर होता है कि आप इसमें कोई भी इसका यूजर बन सकता है और बेसिक से टास्क कर सकता है, कोई विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। अब ये तो नहीं है कि भाई ये कोई एक ऐसी मशीन है भाई ट्रेनिंग नहीं लेके गए तो बहुत ज्यादा खतरा हुआ। हाँ, लेजीपन आ सकता है, आपने कोई गलत आदत का शुमार हो गई तो आप इसका मिसयूज कर सकते हो, लेकिन कोई खतरा नहीं है। शुमार हो गए तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस मशीन से आपको कोई खतरा नहीं है। ये नहीं कि ब्लास्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो कंप्यूटर का प्रयोग करने के लिए किसी विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। उपयोगकर्ता यानी कि यूजर अपने बेसिक ज्ञान के आधार पर कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है, बेसिक ज्ञान के आधार पर अपने कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट है जी इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इसकी स्मृति यानी कि मेमोरी। दो पॉइंट है, एक स्मृति है और एक है स्टोरेज यानी कि भंडारण। स्मृति और भंडारण में थोड़ा सा फर्क फर्क है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। लेकिन दोनों को आप एक ही सेंस में भी बोल सकते हो। भाई स्मृति मतलब मेमोराइज करना, किसी चीज को लंबे समय तक याद रखना, ये आपकी स्मृति है, यानी कि आपकी मेमोरी आपकी। ये कहते हैं ना कि भैया ये भुलक्कड़ आदमी है, इसका मतलब उसकी मेमोरी शार्प नहीं है, शॉर्ट मेमोरी है उसकी। थोड़े टाइम के बाद, जैसे गजनी में हर 10 मिनट 15 मिनट बाद वो भूल जाता था, है ना। एक अपने साइंटिस्ट रहे रामानुज, वो कहते हैं कि भाई एक बार किसी चीज को पढ़ लेते थे तो जिंदगी में नहीं भूलते थे। स्वामी विवेकानंद, उनकी स्मृति बहुत अच्छी थी। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, तो इनकी स्मृति क्या है, बहुत अच्छी है ना। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि कंप्यूटर भी एक मानव मस्तिष्क की तरह स्मृति मेमोरी होती है, जिसमें बहुत बहुतायत में डाटा, आंकड़ा मतलब बहुत ज्यादा डाटा संग्रह करने, उन्हें पहचानने, सेव करने, वापस उपयोग के लिए लाने में, देखने में की जो शक्ति रहती बनी रहती है। कहने का मतलब ये कि इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, इसकी स्मृति बहुत अच्छी है, लंबे समय तक डाटा को सेव रख सकता है, पहचान भी सकता है। आपने कोई कंप्यूटर आज खरीदा है, 20 साल के बाद भी आप उस फोल्डर को ओपन करोगे, आप लिखोगे ना सर्च करके, अगर अपने टास्क मेन्यू में कुछ सर्च करोगे तो वो उसको उठा के आपके सामने पटक के मारेगा, ले देख ये रहा। आप सोच हैरान हो जाओगे, यार ये तो मैंने 10 साल पहले स्टोर किया था। रखेगा, ये स्मृत रखेगा, पहचानने की बहुत अच्छी है। फिर है जी इसके एक भंडारण। कंप्यूटर में संग्रह क्षमता, भंडारण क्षमता, अद्वितीय मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन सा डाटा, प्रोसेसिंग से पहले या प्रोसेसिंग के दौरान, वो छोटी रहती है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम है। लेकिन प्रोसेसिंग के बाद आपका रिजल्ट परिणाम होता है, उसमें आप चेंजेस नहीं चाहते, आप उसको परमानेंट स्टोर करना चाहते हो, तो वो परमानेंट किसमें स्टोर किया जाता है, आपको मैंने बताया था द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी से, है ना, होता है। इसमें बहुतायत मतलब बहुत ज्यादा में आंकड़ों, डाटा को ऑडियो वीडियो मूवी फाइलों में दस्तावेज के रूप में संग्रहित किया जा सकता है।
ये बहुत ही बेसिक से है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो याद रखना और ये स्टोर करना। मेमोरी मेमोराइज करना, याद रखना, पहचानना, बार बार उसको यूज करना बिना कोई एरर के। और ये है स्टोरेज, यानी कि भंडारण क्षमता। तो भंडारण क्षमता किस में रहेगी? सेकेंडरी मेमोरी में रहेगी। क्लियर है? फिर बात करते हैं कि ये हो गई कंप्यूटर्स के कुछ फीचर्स, इसमें से कोई एक दो आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। लेकिन इस कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशंस भी है भाई, इसकी कुछ कमजोरियां भी है। सबसे मुख्य कमजोरी ये है कि भी अगर मैं मोटा-मोटा देखूं, आज के टाइम में चलो वायरस आ गए, वायरस है तो एंटीवायरस भी है, उसको तोड़ने का, हैकर है तो उनके ऊपर कुछ लगाम करने के लिए साइबर क्राइम का एक ब्यूरो भी है। तो वो तो है ही है, उसका तो देखो कोई तोड़ मतलब आएंगे तो उसका कोई निचोड़ निकाला जाएगा। पहले से हम अनुमान नहीं लगा सकते कि भी ये हैकर आएगा और फिर हम इसका ये करेंगे, ये वायरस आएगा ये इसका ये तोड़ निकालेंगे, पहले से नहीं। हालांकि कुछ एक प्री प्रोग्राम पहले से डाले जाते हैं इसके अंदर, जो आपको मैं पढ़ाऊंगा आपको बाद में आगे चलकर, कि ताकि वो उस पर्टिकुलर प्रकार के एरर को या वायरस को रोक दे। लेकिन अगर कोई नया कोई चीज आएगी, जैसे नया कोरोना का वायरस आ गया, तब विचार किया गया कि ऐसा कोई वायरस आता है तो इस प्रकार के वैक्सीनेशन बनाए, है ना? लेकिन पहले से तो नहीं कर सकते। इसके अलावा सर कोई मुख्य, भाई एक तो मुख्य ये हो गई कि भाई ये कहीं ना कहीं इंसान पे डिपेंड है, डिपेंडेंसी है, क्योंकि फुली ऑटोमेटिक नहीं है, क्योंकि हम अपनी सुविधा के अनुसार बनाते हैं तो हमारी कमांड पे चलेगा, पहला। दूसरा, फिर पढ़ लेंगे इनको। दूसरा, इसकी कोई फीलिंग्स नहीं है। अगर किसी रोबोट को कमांड दिलाकर, रोबोट कोई मशीन को आपने कमांड दे दी पर्टिकुलर किसी टास्क को करने के लिए, और किसी दुर्घटना की वजह से वहां कोई इंसान उसके रास्ते में आ गया, वही इंसान जो इस मशीन को बना रहा है, तो ये नहीं रुकेगा, ये चलेगा, वो अपने टास्क को करता रहेगा। अगर कोई धारदार ब्लेड है ना, तो उसकी धारदार ब्लेड चलते टाइम उसका मन नहीं कतराएगा कि भाई ये तो वो है जिसने मेरे को बनाया। मतलब कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई अपनी कोई इमोशंस नहीं है इसके अंदर। तीसरा, ये टोटली इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो टोटली टोटली किस पे डिपेंड है? इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड। समझ गए? और फिर चौथा हम कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं वायरस से, हैकिंग से ये क्या है, इफेक्टेड। तो ये कुछ इसके मेन जो है। अच्छा, इनमें से पढ़ लेते हैं क्या क्या इसके रहेंगे। तो बोल रहा है कि भाई वायरसेस एंड हैकिंग, यहाँ से नहीं स्टार्ट करते, हम करते हैं यहाँ से। नो आईक्यू, कोई आईक्यू नहीं है इसका, कोई आईक्यू नहीं है, ठीक है। मेन मेन पे कवर करेंगे पहले। फिर कह रहा है कि अच्छा चलो सारे ही कवर कर लेते हैं। कह रहा है कि क्रैश नेटवर्क, जो नेटवर्क का जाल जो आपने बिछाया है जिससे आप मतलब इसको ऑपरेट करते हो, वो नेटवर्क क्रैश हो जाए, बहुत बार हुआ भी है ना? तो फिर आप बैठ जाएंगे, फिर तो आपका ये एक बस एक गाने सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए एक डब्बा बन के रह जाएगा। जैसे कंप्यूटर को हम घर पे कोई एक सिर्फ स्टोरेज डिवाइस के तौर पर प्रयोग कर पा रहे हैं, ठीक है। नेटवर्क क्रैश हो जाए। ऑनलाइन साइबर क्राइम बहुत ज्यादा आजकल चरम सीमा पर है, ठीक है, तो ये भी एक इशू है इसमें। स्प्रेड ऑफ द वॉयलेंस एंड हेट्रेड, मतलब लोगों के बीच में वॉयलेंस फैला रहा है और लोगों के बीच में कहीं ना कहीं हेट्रेड मतलब कि नफरत की भावना पैदा कर रहा है। कैसे? क्योंकि आज के टाइम में जो टास्क बहुत ज्यादा लोगों लेबर के द्वारा किया जा रहा था, है ना, वो अब किसके द्वारा? वो इसी मशीन के द्वारा। अच्छा, फिर इसमें वॉयलेंस वाला क्या सीन है सर? वॉयलेंस वाला ये सीन है कि कहीं ना कहीं किसी बंदे ने किसी एक सिस्टम से कुछ ऐसे मतलब कमेंट कर दिए, कुछ ऐसी पोस्ट कर दी, कुछ ऐसा पोस्टर डाल दिया जिससे लोगों के बीच में क्या हो गई, लोगों के बीच में मतलब द्वेष भावना पैदा हो गई। तो वो भी किसके द्वारा होगा? इसी के द्वारा होगा। अब ये सोशल मीडिया में नेटवर्क से जुड़ा है, नेटवर्क से जुड़ा है तो बहुत जल्दी आग की तरह फैल जाएंगी सोशल मीडिया के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं स्प्रेड ऑफ वॉयलेंस एंड हेट्रेड है। नेगेटिव इफेक्टेड ऑन द इन्वायरमेंट, है ना, कहीं ना कहीं ये किससे जुड़ा है? ये ई कचरा बनता है इससे, इलेक्ट्रॉनिक कचरा है ये। इलेक्ट्रॉनिक कचरा है ये कंप्यूटर का जितना भी, क्योंकि कंप्यूटर आपका किससे? एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो उसको बोलते हैं ई कचरा। ई कचरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करता है ना। आपको पता है कि वैसे तो ना इतना ज्यादा तो ये नहीं है कि अभी गर्म होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा नेटवर्क का जाल भी फैला पड़ा है। रोबोट 2 मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें बताया था कि पक्षी राजा बता रहा था कि भाई यार कि ये जो नेटवर्क का जाल फैला पड़ा है, इस वजह से पक्षियों की मौत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को वहां भी इफेक्ट कर रहा है। समझ रहे हो? नेटवर्क तो चलाना ही पड़ेगा ना। तो इफेक्टिव नेगेटिव इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। फिर कहता है स्प्रेड ऑफ द प्रोनोग्राफी, इस पे बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि अब तो बहुत सारी ऐसे प्रोन ऐप हो मतलब साइट होगी जो इंडिया में बैन है, और बहुत सारी कंट्रियां इस पे लगाम लगा रही है। फिर भी हिडन ऐप भी अब भी चल रही है, जो मतलब युवा पीढ़ी है
है ना, वो प्रोनो ऐप पे जाते हैं, मतलब ऐसी सेक्सुअल ऐप पे जाते हैं जहाँ पर उनको ज्ञान नहीं होता, और वहाँ उनको देखते हैं, फिर उनके कहीं न कहीं मन में ऐसी भावना आती है कि फिर वो उन्हीं वीडियो को देखकर, गलत कंटेंट को देखकर फिर ऐसी भावना आती है, तो फिर वो क्राइम की तरफ निकल जाते हैं। फिर उसी से कहीं न कहीं छेड़खानी के, रेप के केस, है ना, हैरासमेंट के केस आपको देखने को मिलते हैं। तो कहीं न कहीं ये किसको प्रमोट कर रहा है? पोर्नोग्राफी को। तो इस ये है नेगेटिव है, लेकिन इसको लगाम लगाया जा सकता है। कैसे कि भी माँ-बाप ध्यान दें, माँ-बाप ध्यान दें कि बच्चे को आपने लैपटॉप प्रोवाइड करवा रखा है, मोबाइल फ़ोन दे रखा है, कंप्यूटर दे रखा है, तो वो इसका मिसयूज़ तो नहीं कर रहा, है ना? मिसयूज़ तो नहीं कर रहा कि भई वो उस पे पढ़ाई से संबंधित कोई हो सकता है कि भी कोई प्रोग्राम देखे, कोई हेल्थ से, स्पोर्ट्स से रिलेटेड देख ले, हो सकता है कि भी पढ़-पढ़ के बोर हो जाए तो कोई भजन वगैरह सुन ले, कोई हो सकता है कि भी कोई बहुत ज़्यादा वेल एडवांस फैमिली हो तो कोई सॉन्ग सुन ले। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि पढ़ाई के अलावा भी बुक्स में जो ज्ञान है ना, बुक्स में जो ज्ञान का भंडार है ना, वो कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। बेस्ट तो है बुक्स। फिर उसके बाद अगर लगता है कि भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, टीचर भी क्लास में इतना अच्छा नहीं है, स्कूलिंग के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप हेल्प ले सकते हो। लेकिन फिर भी माँ-बाप को विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्प्रेड ऑफ पोर्नोग्राफी कहीं न कहीं इससे इसको भी ये बढ़ावा ही देता है। हेल्थ इश्यू, लोग बैठे रहते हैं, लंबे टाइम तक गेम खेलते रहते हैं, गेम खेलते रहेंगे, ठीक है? गेम में या फिर कोई मूवी देखते रहेंगे 2-2 3-3 घंटे तक लगातार, बाथरूम करने की जाने की हिम्मत नहीं होती बिकॉज़ कहीं मिस ना हो जाए। ऑनलाइन गेमिंग, है ना? ये कहीं न कहीं आपके हेल्थ इश्यू को भी इफ़ेक्ट करता है। वायरस एंड हैकिंग अटैक्स, वायरस आ गया तो फिर आपको पता ही है कि भई अब आपका पर्सनल डाटा भी लीक हो सकता है, पर्सनल आपका अकाउंट वगैरह भी हैक हो सकता है। तो वायरसेस की वजह से आपके जो बहुत इम्पोर्टेंट सेव्ड फाइल थी, डॉक्यूमेंट थे, वो भी आपके क्रैश हो सकते हैं, एरर आ सकता है उसमें। तो ये क्या है? ये कंप्यूटर के मेनली क्या है, डिसएडवांटेजेस है, जो मैंने मोटा-मोटा बता दिया, बाकी इसका कोई लिमिटेशन तो है नहीं भई, ठीक है? आप कितने भी इनको कवर कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर की एप्लीकेशंस क्या है? कहाँ-कहाँ हम यूज़ करते हैं? कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा, जहाँ पर आपको कंप्यूटर दिखाई ना दे, कंप्यूटर आपके दिखाई ना दे। डिसएडवांटेज में मेनली आईक्यू का ध्यान रखना, डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं था वो पॉइंट, लिखना चाहो तो लिख लेना कि भी ये कहीं न कहीं किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है। आईक्यू लेवल इसका 0 है ना? इलेक्ट्रिसिटी पे, हेल्थ इश्यू से, फिर आपको मैंने बताया प्रोनोलॉजी को प्रमोट करता है, कहीं न कहीं वॉयलेंस फैलाता है, फिर आपने कहा कि ऑनलाइन साइबर का इश्यू है, आपने कहा कि भई इससे हैकिंग का भी, वायरस का भी इश्यू बना रहता है। तो ये मोटे-मोटे हो गए। एप्लीकेशन में तो बहुत वाइड एरिया है, बहुत वाइड एरिया है, कहीं भी देखोगे तो आपको कंप्यूटर नज़र आएगा। तो मुख्य एप्लीकेशन क्या है? और एक आपकी ये 3 फुल फॉर्म जो कंप्यूटर के बैंकिंग क्षेत्र में आप कंप्यूटर को यूज करते हो, एटीएम सबको पता है, आपका ईएफटी और ईसीएस, ये तीनों फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आई हुई है। फिर आपकी एप्लीकेशन खत्म होने के बाद फिर आप कह सकते हो कि अपना पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। और मैं क्लास को एक 1.25 घंटे की रखूंगा। जो 1.25 घंटे की क्लास होगी, उसमें जो स्टार्टिंग की 15 मिनट हम रिवीजन करेंगे, वो आपका हमेशा प्लस टाइम रहेगा। कभी भी मैं प्लस टाइम को छोड़ के नहीं जाऊंगा। यानी कि स्टार्टिंग में 10, 12, 15 मिनट हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ना, वो आपके लिए हमेशा एक्स्ट्रा ही मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अब जितना पढ़ा एप्लीकेशन करेंगे, देखिए उसका बेनिफिट क्या है, जो मैंने आपको बताया था ना कि क्वेश्चन लगाइए। अब एक बार देखते हैं जो हमने इतना पढ़ा है, उस बेस पे हमसे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। चलो एक बार हम मोटा मोटा देखते हैं, ठीक है? कोई क्वेश्चन हमसे अटेम्प्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है? कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता बताइए। गति, सार्वभौमिकता, कर्मठता, उपयुक्त बताने की जरूरत होगी। वो कह रहा है कि कंप्यूटर की विशेषता है परिशुद्धता, बहुउपयोगिता, गति, उपयुक्त समय। ऐसे सब के सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना। कहीं सोचो मैंने अपनी मर्जी से बना के लिखे हैं, बुकों में से उठाए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, अंडर, ये कल भी आया था। इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोलिंग। बताने की जरूरत है क्या? क्या करता है क्या नहीं करता, समझ गए तुम? अच्छा, फिर कह रहे हैं कि कंप्यूटर की विशेषता कौन सी है? एक्यूरेसी, वर्सेटाइल, हिंदी इंग्लिश के दोनों ध्यान रखना। हिंदी में क्वेश्चन और इंग्लिश में दे रखे हैं। एक्यूरेसी, वर्सेटाइल, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, ऑल ऑफ अबव। ज्यादातर के ऑल ऑफ अबव ही मिलेंगे। कंप्यूटर की बौद्धिक क्षमता क्या है? आईक्यू लेवल क्या है? ये एक दो क्लास में दिखाऊंगा मैं आपको, 30 क्वेश्चन है, मैं सारे नहीं दिखा पाऊंगा। तो आईक्यू लेवल क्या है इसका? सर 100% लगा देते हैं बच्चे, इतने मतलब भोले भाले बच्चे होते हैं, 100% लगा देते हैं। कितनी आईक्यू है मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। एक्यूरेसी, स्पीड, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब सीमा, लिमिटेशन, कमी पूछ रहा है। एक्यूरेसी इसकी कमी है, स्पीड इसकी कमी है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस या स्टोरेज कैपेसिटी? कौन सी? लैक ऑफ इंटेलिजेंस है क्या, या स्टोरेज कैपेसिटी? निम्नलिखित में से कौन सा गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को प्रदर्शित करता है? स्टिकता, लचीलापन। याद करो, मैंने कहा इन शब्दों का ही जाल रहेगा।
टिकता, विश्वसनीयता, बहुकौशलता यानी कि वर्सेटाइल और डिलीजेंसी आपको बताना है, ठीक है। और याद रखो मैंने ऑप्शन नहीं दिए, आंसर नहीं दिए हैं, दिमाग लगाना पड़ेगा, क्लास को ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा और क्लास से बाहर नहीं जाएगा, मैंने पहले ही बोला। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर की क्या दर्शाती है? मापनीयता, स्पीड, एक्यूरेसी और शून्य आईक्यू। बताइए क्या दिखा, समझ गए? बिना किसी थकान त्रुटि के लगातार काम करने की कंप्यूटर। कुल मिलाकर ये क्वेश्चन आपको ऐसे मिले, जो टॉपिक हम करेंगे, जो क्लास में हम कंटेंट देखेंगे, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन होगा, बस आपको इन चीजों को। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन, डैश प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और डैश सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। अपूर्ण तथ्यों का इनपुट में हम क्या देते हैं? अपूर्ण। तो बताइए क्या आएगा? इंफॉर्मेशन देते हैं, इनपुट पे जानकारी देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, रिकॉर्ड्स देते हैं या डाटा देते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, भर भर के एग्जाम में आया है। और रिजल्ट के तौर पर प्रतिनिधित्व करता है और डैश सार्थक। सार्थक क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है? इंफॉर्मेशन, जानकारी, परिणाम क्या होता है? डाटा इनपुट पे देते हैं। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, बहुत बेनिफिट रहेगा। अब आइए पूरा करते हैं एप्लीकेशन। कम्युनिकेशन है ना, कहाँ किस क्षेत्र में? कम्युनिकेशन, संचार में कंप्यूटर है। बस मैं जो मोटा मोटा बता रहा हूँ, फिर वो तीन फुल फॉर्म में हर जगह है। इंजीनियरिंग में कंप्यूटर है, कम्युनिकेशन में सर कैसे कंप्यूटर? भाई ऐसा कोई चीज है क्या जो बिना कंप्यूटर के कम्युनिकेशन कर पाओ? आप मेरे को देख पा रहे हो, मेरे को सुन पा रहे हो, कम्युनिकेशन नेटवर्क का जाल ही बैठा है कंप्यूटर के पीछे। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ये कंप्यूटर को बनाने वाले के पीछे इंजीनियरिंग है। समझ गए मेरी बात को? अच्छा बुक पब्लिकेशन, लाखों करोड़ों की संख्या में पब्लिशर बैठे पड़े हैं, ऑनलाइन डाटा, ई डाटा प्रोवाइड कराते हैं, ई बुक्स प्रोवाइड कराते हैं, तो बुक्स पब्लिकेशन में। पर्सनल डेस्कटॉप कंप्यूटर, पीसी बोलते हैं इसको, इसकी फुल फॉर्म क्वेश्चनों में मिलेगी आपको। पीसी की फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर बोला जाता है, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, उस क्वेश्चनों में डाल रखा है मैंने। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या पता कितनी ही अकाउंटिंग का काम किसके थ्रू होता है? आपके इसी कंप्यूटर के। साइंटिस्ट रिसर्च, अभी जो पीछे कोरोना का केस हुआ था, आपको ध्यान है, कोरोना की वैक्सीनेशन करने के लिए हमने सुपर कंप्यूटर की हेल्प ली। सुपर कंप्यूटर ना ऐसा कंप्यूटर जो महीन से महीन गणनाएं करता है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं कंप्यूटर से ही सुपर कंप्यूटर का आइडिया आया हुआ। तो साइंटिस्ट जितने भी नई नई खोज है, जांच पड़ताल होती है, वो किसके हेल्प से होती है? महीन से महीन कैलकुलेशन कंप्यूटर यानी कि सुपर कंप्यूटर से होती है। फिर बोलता है मेडिसिन के क्षेत्र में, मैं भी जिक्र कर रहा था कोरोना की मेडिसिन। बैंक के सेक्टर में बैंकिंग सारा का सारा कंप्यूटर से। गेम्स, ऑनलाइन गेमिंग है ना, आपकी सारी की सारी। इंटरटेनमेंट जो आप सिर्फ करते ही इंटरटेनमेंट हो। एजुकेशन पर्पज से आप मेरे को देख ही पा रहे हो। और बिजनेस एप्लीकेशंस, क्या पता कितने ही बिजनेस आइडियाज है ना, बिजनेस एप्लीकेशंस और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी सहायता से आज अपने अच्छे अच्छे टास्क, बड़े बड़े टास्क को परफॉर्म कर रही है कंप्यूटर की सहायता से। तो ये हो गई मेनली क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। इसके अलावा कुछ और एप्लीकेशंस है, कुछ और एप्लीकेशंस है जिसमें आप कहेंगे कि रेलवे एंड एयरलाइन सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट में आप यूज कर सकते हो। स्पेस टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि सारा का सारा रोबोटिक सिस्टम कंप्यूटर के ऊपर चलता है। एजुकेशन पर्पज से मैंने पहले बता दिया। ई गवर्नेंस, अभी बहुत सारी स्कीमें है ना गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है, और उसमें आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया, उसमें परिवार पहचान पत्र पीपीपी है ना, परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी मैंडेटरी कर दी। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जो आपकी ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस मतलब सरकार ने ऑनलाइन कर दी है, तो वो किसके द्वारा ऑपरेट होगी? कंप्यूटर के द्वारा ही ऑपरेट होगी। अच्छा बैंकिंग सेक्टर में ये तीन फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। पहली फॉर्म किसकी? एटीएम की, ये सबको पता ही होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये सबको पता है, सबको पता है कि एटीएम मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एक होता है ईएफटी, जो करवाने जाते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ईएफटी करवाते हैं जब आपको पैसा मतलब कोई बिना बैरियर के बहुत जल्दी भेजना होता है, तो हम ईएफटी कराते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एक होता है अपना ईसीएस, ये फुल फॉर्म पेपर में पूछी गई है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ये सर्विस मिलती है आपको अपने बैंकिंग सेक्टर में। तो ये तीन फुल फॉर्म ध्यान रखना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, फिर ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और एक है ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग मशीन सर्विसेज, दोनों में इलेक्ट्रॉनिक है, फंड ट्रांसफर और क्लियरिंग सर्विस। ये थे एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने मेरी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है, आप भी अपनी तरफ से बेस्ट देना, रिवीजन लगाना, ठीक है। हम हर क्लास के बाद नई क्लास स्टार्ट करने से पहले पिछला रिवाइज करेंगे, लेकिन आपका भी अब दायित्व बनता है, ये पहली और दूसरी, अभी इतनी मेहनत कर ली, रुक गए ना आप यहाँ तक,
एक सवा घंटा रुके ना, 5 मिनट में परले नहीं होगी, 5 मिनट में वो भी तेरे को छोड़ के नहीं जाएगी, समझ रहे हो मेरी बात को, और 5 मिनट में कोई बाहर जाके देखोगे परले भी नहीं मिलेगी। लेकिन जो सवा घंटे का रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप पीडीएफ को रिवाइज करोगे, और पीडीएफ के बाद वन लाइनर तो देखो 1 या 2 दिन के अंदर मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं बहुत बिजी शेड्यूल है। ये सोच लीजिए कि मेरे को इलेक्ट्रिकल थ्योरी भी करवानी पड़ रही है साथ साथ में, जो बच्चे एलएमएसए की तैयारी कर रहे हैं, है ना, ऐसा ही कंटेंट वहां डिलीवर किया जा रहा है। और फिर मेरे को मैथ भी कराना होता है, जो सुबह सही सवेरे सुबह सुबह 7 पहले शाम को होती थी, अब सुबह 7 सुबह मैं क्लास लेता हूँ। जो बच्चा एचएसएससी सीईटी मेंस की तैयारी कर रहा है, दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, जिस प्रकार का कंटेंट यहाँ दिया जाता है, ठीक उससे कहीं 21 ही कंटेंट मिलेगा, 19 नहीं मिलेगा। मैथ की क्लास ज्यादा करवा रहा हूं, लेकिन कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर समझ में नहीं आया, या फिर सर ये करने के बाद हमारा मैथ का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि तुमको वो टीचर पसंद आएंगे मैथ के कंपैरिजन में, क्योंकि वहां भिड़ते ही चोट ट्रिक करवाते हैं, लेकिन वो ट्रिक उन टीचरों को आती है, तुम्हारा उसका भला नहीं है उसमें। ये मेरे से पूछ लीजिए, 2014 से मैं टीच कर रहा हूँ ऑनलाइन, यहाँ कम ही दिखाऊंगा आपको, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस और जो मैंने बच्चों की मिठाई खाई है, उनके पीछे कहीं ना कहीं रोल है, वो रोल है सॉलिड स्टडी का। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पढ़ना है, सॉलिड पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से करना है, चाहे कंप्यूटर हो, कंप्यूटर का सिलेबस अच्छे से करना है, टॉपिक को क्लियर करना है, उसके बाद एमसीक्यू लगाने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं, जिस भी एग्जाम के आप बैठो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड करके क्वेश्चन लगा के देखिए कि हम जो कंटेंट कर रहे हैं उसका हमें बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। तो बहुत बिजी शेड्यूल है, इस वजह से थोड़ा सा वो मैं खुद नहीं लिख पा रहा वन लाइनर क्वेश्चन, वो मैं लिखवा रहा हूँ, 1-2 दिन में आपको मिल जाए। और इसकी कंप्लीट पीएनजी फाइल आप हमारी ऐप वीर कॉन्सेप्ट पे बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे डाउनलोड करके उसमें सारा बैच आपको मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। ठीक है भाई, और अपनी राय जरूर देना कि क्लास कैसी थी, कमेंट आपका बहुत मस्त है, कमेंट करके बताना कि कोई इशू तो नहीं है आपको।